कभी कभी हम जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यही है वो जिसको मेरी आत्मा जन्मों जन्मों से चाहती थी, जन्मों जन्मों से पहचानती है। इसका मतलब है कि आपका दारा कारक जागृत हो चुका है। क्या होता है दारा कारक? दारा कारक कुंडली के 7 ग्रहों में से वो ग्रह होता है जो डिग्री में सबसे कम होता है। क्या बताता है दारा कारक? दारा कारक बताता है कि आपकी मैरिज कैसी होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ आपके संबंध कैसे होंगे। दारा कारक डिग्री में तो जरूर सबसे कम होता है, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित भटनागर और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब इंडिया में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दारा कारक के कुंडली के 12 भावों में क्या रिजल्ट होते हैं, दारा कारक कौन से भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है और कौन से भाव में खराब रिजल्ट देता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप दारा कारक को देखकर अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कैसे आप अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल भी आने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी भी उनकी तरह कट सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दारा कारक कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में सबसे पहले समझिए दारा कारक होता क्या है। हमारे यहाँ 7 ग्रह होते हैं। राहु और केतु को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं क्योंकि वो नोट्स होती हैं, वो फिजिकली अवेलेबल प्लैनेट्स नहीं है। कोई भी ग्रह 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का हो सकता है, हम सब जानते हैं। हम सातों ग्रहों को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा जिसकी डिग्री है उसको सबसे नंबर 1 पे, उससे कम जिसकी है दूसरे नंबर पर, तीसरे उससे कम जिसकी उसको तीसरे नंबर पर, इस तरीके से जिसकी सबसे कम है उसे 7वें नंबर पर रखते हैं। 7वें नंबर का जो ग्रह होता है उसे दारा कारक कहते हैं। ये आपके पार्टनर को, आपकी मैरिज को, आपके मैरिटल स्टेटस को बताता है। ये दारा कारक जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी कुंडली खोलिए, देखिए आपका दारा कौन सा ग्रह है। उस ग्रह के जो भी नेचुरल कारकत्व होंगे वही आपके पार्टनर में आपको मिलेंगे। शुक्र है, बहुत सुंदर पार्टनर मिलेगा। सूर्य है, थोड़ा सा अग्रेसिव पार्टनर मिलेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। इसी तरीके से डिपेंड करता है दूसरे ग्रहों के कारकत्व के ऊपर। अब समझिए, पहले भाव में अगर दारा कारक बैठा होगा तो आपका जीवन साथी का व्यक्तित्व कैसा होगा। नंबर 1, बहुत ही आत्मविश्वासी होगा। आपका पार्टनर बहुत ही आकर्षक होगा, नेतृत्व क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि पहला हाउस दिखाता है आपके लीडरशिप स्किल्स को भी, आपके कॉन्फिडेंस को। लीडरशिप स्किल कहां से आती है? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नहीं आती है। बहुत ही इमोशनल होगा, भावनात्मक, व्यवहारिक होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा, सजग होगा। मतलब कोई अगर खतरा है तो उसको एकदम से अलर्ट हो जाएगा। सजग से मतलब क्या है? बहुत अटेंटिव है, उसको पता है जिंदगी में क्या चल रहा है। कुछ भी गलत चल रहा है तो वो सेंस कर सकता है और सही चल रहा है तो आगे बढ़ सकता है। उसे पता है मेरे चारों ओर कैसे लोग हैं और मुझे कैसे रहना है। रचनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव के साथ साथ स्वतंत्र विचारों वाला होगा, फ्रीडम पसंद होगा और सोशल होगा। आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत कैसी हो सकती है? जब आपका दारा कारक अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो, आपका धीरे धीरे झुकाव होगा अपने पार्टनर की तरफ। जब भी आपका उनसे मिलन होगा, बहुत ही धीरे धीरे झुकाव होगा, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। वो भी होता है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन यहाँ धीरे धीरे वाला एलिमेंट है। उसके बाद आपके परिवार की सहमति होगी। 99% टाइम आपको अरेंज मैरिज मिलेंगी। भावनात्मक रिश्ता मैं पहले भी बता चुका हूँ। समाज से स्वीकृति होगी, सब लोग अप्रूव करेंगे, हाँ एक अरेंज मैरिज है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोसाइटी, परिवार, सबका वैलिडेशन होगा उस शादी के अंदर। लोग अपने आर्थिक स्टेटस की भी बात कर सकते हैं कि हम इस स्टेटस के लोग हैं, आप उस स्टेटस के लोग हैं। ऐसी बातें हो सकती हैं। और जितनी भी ट्रेडिशंस होंगी शादी के लिए, वो सारी पालन किया जाएगा। विश्वास होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स में होंगी ही होंगी। आपके पार्टनर की आपके जीवन में क्या भूमिका होगी? वो एक मार्गदर्शक होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक गुरु होता है, तो गुरु तो लिटरली मीनिंग हम नहीं ले सकते, लेकिन वो आपको हमेशा सही दिशा में गाइड करने की कोशिश करेगा। आप सुने उसकी बात ना सुने वो आपका मैटर है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा सलाह देगा। कहने का मतलब यह है कि आपका बैकबोन होगा, आपका सपोर्टिव सिस्टम होगा, बहुत ही कोऑपरेटिव होगा, परिवार को जोड़ के रखने वाला पार्टनर होगा। सो अगर आप
आपका दारा कारक पहले भाव में है तो आपको अपने आप को बहुत ही लकी समझना चाहिए, क्योंकि परिवार को जोड़ने वाला जो एलिमेंट है ना, ये सबके पास नहीं होता। परिवार जिसका जुड़ा हुआ है, जिसके पास मेंटल पीस है, बस जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। पैसा कम चलेगा, मानसिक शांति और परिवार अगर जुड़ के रखा हुआ है तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपका आर्थिक सलाहकार हो सकता है, आपको पैसों के मैटर में आपको सजेस्ट कर सकता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, या जो भी है पैसे को बहुत माइंडफुली स्पेंड करने की कोशिश करेगा, आपके एसेट्स बनाने की कोशिश करेगा, ना कि आपको बैंकरप्ट करने की कोशिश करे। बच्चों को देखभाल करेगा, परिवार की देखभाल करेगा, सामाजिक रूप से बहुत फेमस भी हो सकता है, सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर होगा, जिसको सिर्फ दूसरों की भलाई, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा पति खुश रहे या मेरी पत्नी खुश रहे, दारा कारक तो पति पत्नी में से कोई भी हो सकता है। सो फॉर दैट मैटर, जो भी आपका स्पाउस है वो कोशिश करेगा कि मेरा परिवार खुश रहना चाहिए, मेरा हस्बैंड वाइफ दोनों में से जो भी है वो खुश रहे, और बहुत ही पेशेंस वाला होगा। चुनौतियाँ क्या आती हैं ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के साथ चुनौतियाँ आती हैं, ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आता है तो ईगो भी आता है। बहुत बहुत पतली रेखा है कॉन्फिडेंस और ईगो के अंदर, अगर वो रेखा पार हो गई तो कॉन्फिडेंस ईगो में बदल जाता है। कभी-कभी अपने पार्टनर से दूरी भी हो सकती है। जब ईगो आता है तो दूरी वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आना ही है, क्योंकि ईगो के क्लैशेज़ होते हैं, लोग बुरा मानते हैं, एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और दूर हो जाते हैं। उसके बाद परिवार का दबाव भी होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि संबंध खराब चल रहे हैं, परिवार का दबाव आ रहा है आपके इन-लॉज़ की साइड से, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन-लॉज़ की साइड से आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। ये चुनौतियाँ होती हैं जब आपका दारा कारक पहले भाव में बैठा होता है। रिश्तों में ठहराव तो होता है, क्योंकि जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो रिश्ते फिर ठहर जाते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा कि मेरी रिलेशनशिप कोल्ड हो रही है अभी, वो वार्म्थ नहीं है, वो गहरा गरमाई नहीं है रिश्ते में जो जब शादी हुई थी उस टाइम पर थी। जो फॉर दैट मैटर हर रिश्ते में होता है, लेकिन क्योंकि ये लग्न है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, यहाँ ईगो की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा। अ, ठहराव की गरमाई की कमी हो सकती है और रिश्तों में ठहराव यानी कि कोल्डनेस एक दिखाई दे सकती है। जब 2 कॉन्फिडेंट लोग मिलते हैं तो डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन मेकिंग में आपके ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है और आपका टकराव हो सकता है। आप कुछ सोचते हैं, आपका पार्टनर कुछ और सोचता है, दोनों के विचार हो सकता है ना मिलें और आपके बीच में टकराव हो जाए। परंपराओं से आपका बंधाव हो सकता है, यानी कि आपकी जो ट्रेडिशन है हो सकता है पार्टनर उसमें ना मानता हो, आप मानते हो, थोड़ा-सा टकराव उसमें भी हो सकता है। आर्थिक असंतुलन हो सकता है, कोई पार्टनर एक ज़्यादा कमाने वाला, दूसरा कम कमाने वाला, इसकी वजह से आपके अंदर ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। कौन से वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बीच में जिनका दारा कारक लग्न में बैठा है? दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। ये ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनका दारा कारक लग्न में है। आपने देखा ही है, दोनों बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं। दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। उनकी पर्सनल लाइफ़ तो हम नहीं सम बता सकते, लेकिन जो बाहर की लाइफ़ से पता है कि दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्टर हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थोड़े-से क्लैशेस होते हों, क्योंकि अ, लग्न में दारा कारक बैठा है और दोनों जब इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं, सोसाइटी में दोनों की अच्छी रेपो होती है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि क्लैशेस हों। तो ये दारा कारक कुंडली के सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देता है? सबसे पहले समझिए सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है। सेकंड हाउस होता है परिवार का, मेरी वेल्थ का यानी लिक्विड कैश का, खाने-पीने के शौक का और वाणी का। यानी जब आपका दारा कारक सेकंड हाउस में जाएगा, तो ये तो कन्फर्म है कि आपका पार्टनर जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होगा, आपके परिवार को पूरा रिस्पेक्ट देगा, उसके साथ घुल-मिल के रहना चाहेगा और अपना परिवार मान के रहना चाहेगा। अगर वो किसी भी अ, क्रूर प्लैनेट से या मेलेफिक प्लैनेट से इम्पैक्टेड नहीं है तो। प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंडेड होगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होगा और बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल होगा। धन को वैल्यू देने वाला होगा, यानी कि उसे धन की वैल्यू पता होगी, पैसे को इम्पोर्टेंस देगा लेकिन वैल्यू भी पता होगी। एक होता है किसी के जीवन में पैसा बहुत आता है और वो खर्चा भी उसी तरीके से करता है, उसको पता ही नहीं कि कितना मुझे खर्च करना है। स्पेंडथ्रिफ्ट या खर्चीला इंसान ऐसे इंसान को बोला जाता है। लेकिन वैल्यू जिसे पता होती है, बहुत अमीर हो सकता है खर्चीला ना हो, उसको एक-एक पाई की वैल्यू पता है और वो आराम से सोच समझ के ही खर्चा करता है। ट्रेडिशनल सोच वाला हो सकता है
कि हमारे तो संस्कार ऐसे हैं, हमारे धर्म में ये होता है, उन चीज़ों को मानने वाला हो सकता है बिल्कुल ऐसा ना हो जिसको ट्रेडिशन से कोई मतलब ही नहीं है कि मैं तो आज के ज़माने का हस्बैंड या वाइफ़ हूँ और मुझे आई डोंट केयर कि क्या ट्रेडिशन होती है, मैं तो अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। जब आप परिवार से जुड़ जाते हैं, तो आप ट्रेडिशन से भी जुड़ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेविंग्स करने में माहिर होगा, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि ऐसा व्यक्ति पैसे को बचाना चाहेगा जो कि आपके बुरे समय में काम आ सकता है। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में बुरा क समय आए, लेकिन ऐसा पार्टनर बहुत लकी होता है क्योंकि वो पैसे को बचाना जानता है और सही टाइम पर उसको यूज़ करना भी जानता है। खाने-पीने का हाउस है तो खाने-पीने का शौकीन तो होगा ही, उसकी वजह से थोड़ा-सा वेट भी आपका गेन हो सकता है, व्हिच इज़ फाइन क्योंकि ऐसे लोग खाने-पीने के शौकीन होते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप इट। कंफर्ट में रहना पसंद करेंगे, लग्ज़री में रहना पसंद करेंगे, सिक्योरिटी चाहिए होगी इनको परिवार से एक तरीके की। ये चाहेंगे कि मैं एक सुरक्षित माहौल में रहूँ और उसको महसूस करूँ। कभी-कभी ओवर पजेसिव हो सकते हैं कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? वो ओवर पजेसिवनेस होती है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को फिर सफोकेशन फ़ील होने लगती है। मटेरियल सक्सेस को लेकर बहुत फ़ोकस्ड होते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका घर बने, आपके पास खूब पैसा हो, आपको सक्सेस मिले, शोहरत मिले, यही सब मटेरियल सक्सेस होती है और इसको लेकर ये बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, इनको ये ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। आपका रिश्ता कैसा होगा? रिश्ता बहुत सिक्योर होगा, बहुत सेफ होगा और स्टेबल भी होगा। परिवार और परंपराओं से जुड़ा हुआ होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका पार्टनर आपके सहयोगी होगा। अगर आप अपने ऐसे पार्टनर के साथ में कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कोई जॉइंट अकाउंट रखना चाहते हैं, तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। लेकिन फिर भी कुंडली का मैच आपको करा के देखना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में दोनों की पार्टनरशिप का योग है या नहीं? अगर है तो बहुत भगवान ने आपको सुंदर अपॉर्च्युनिटी दी है उस पार्टनरशिप के अंदर जाने के लिए। प्रैक्टिकैलिटी ज़्यादा होती है रिश्तों के अंदर। लोग समझते हैं कि कितना प्यार करना है, कितना लिमिट में रखना है, वो लिमिट वो याद समय-समय पर आपको कराते रहेंगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आए 4 दिन आपकी प्यार हुआ, फिर मोह भंग हो गया और आपकी ज़िंदगी से चले गए, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, कम्फर्ट होता है, आपका लगातार आपसे बात करते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वाणी का भी हाउस है। ये लोग बिना कन्वर्स किए रह ही नहीं सकते, इनको बात करनी है, समझना है सामने वाले को ताकि दोनों की ज़िंदगी आसान हो सके। एक बात समझ लीजिए ज़िंदगी में जहाँ पर संवाद नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ कि बिना कन्वर्सेशन के किसी की भी लाइफ़ सुलझ नहीं सकती। जो लोग आपस में नाराज़ हो जाते हैं और एक-दूसरे से महीनों-महीनों बात नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि कन्वर्सेशन उनके बीच में बंद है। अगर वो 2 मिनट बैठ के कन्वर्सेशन कर लें, चाहे गलती कोई ना माने लेकिन एक-दूसरे की प्रॉब्लम बता दें कि मुझे ये पसंद है, मुझे तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। जहाँ एक-दूसरे को आपकी प्रॉब्लम्स पता चल जाएँगी, आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आप फिर ट्राई करेंगे सामने वाले को के सामने वो काम ना करें ताकि उसको बुरा ना लगे। अभी प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूचर के लिए आसानी हो जाएगी, कन्वर्सेशन इज़ द की। आपकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि आप लॉयल हों उनके प्रति, इसलिए ये हमेशा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप लॉयल रहेंगे भी, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं ऐसे पार्टनर्स के साथ में? इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत इमोशंस बात-बात पर आँसू आने वाली कमी तो नहीं बोलूँगा, ये कैरेक्टर होता है। किसी के आँसू जल्दी आ जाते हैं, किसी के आते ही नहीं हैं, कोई समस्या नहीं है, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस को जल्दी बता देते हैं। थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, रिजिड हो सकते हैं कि मुझे ये चाहिए तो फिर चाहिए या मुझे ये चीज़ इस सर्टेन वे में चाहिए तो चाहिए, वरना मैं तो फिर नाराज़ हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। बदलाव करने से डरते हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें ठीक चल रही हैं, उनको चलने दिया जाए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे जाएँ। फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेके टकराव हो सकता है। अगर जब पैसे का भाव है और वहाँ पर ये लोग सोच समझ के खर्च करने वाले हैं, अगर आप खर्चीले निकल गए, तो ये आपकी बैंड बजा देंगे, इसमें मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ओवर अटैचमेंट होता है, पॉसेसिवनेस होती है, बाद में मैंने आपको बताया ही, फैमिली से इंटरफेरेंस भी हो सकता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे, वहाँ थोड़ी-सी टकराव हो जाता है। ये सबके घर की कहानी है। आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आप किसी के लिए कुछ करते हो, सामने वाला आपको बदले में कुछ ना करे, आप कैसा फ़ील करोगे? आप फ़ील करोगे हर्ट।
अब गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया कि जितना मैं सामने वाले के लिए कर रहा हूँ, वो भी मुझे बदले में उतना करके दे। उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उसका माइंडसेट अलग है। आप अपने माइंडसेट से अज़्यूम करके बैठे हो कि मैंने इतना उसके लिए एफर्ट किया तो सामने वाला भी करे, नहीं होता ज़िंदगी में ऐसा, और उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आपने एफर्ट करे, ये आपका नेचर है, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड उस लेवल पे नहीं किया, ये उनका नेचर है। ये नेचर की बात है, गलती किसी की नहीं है। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो दिल नहीं दुखेगा। रूटीन काम करेंगे तो बोरडम हो जाएगा, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना आर द एग्जाम्पल ऑफ दाराकारका इन सेकंड हाउस। आपने देखा है कहते हैं कैसे दोनों लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं, इनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और अपना परिवार के साथ स्पेंड करना है टाइम, अपने ट्रेडिशंस को निभाते हैं। और मैंने तो एक इंटरव्यू भी देखा था जहाँ पर ट्विंकल खन्ना ने बोला था कि ये दोनों फाइनेंसेस भी साथ में ही डिस्कस करते हैं और प्लान करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का भी ऐसा ही सीन है। आपके लिए सलाह क्या है? आपके लिए रेमेडीज़ क्या हैं कि आप इमोशनल ओपननेस बढ़ाएँ। अगर आप ओवर इमोशनल हैं, तो आप समझाएँ अपने पार्टनर को कि मैं इस लेवल पे जाके मुझे हर्ट फ़ील होता है, आप ऐसी बातें ना करें। कन्वर्सेशन अगेन इज़ द की। बातें करें, आपको इमोशनल पॉसेसिवनेस कम होगी और ओपननेस बढ़ेगी। अ, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर थोड़ी-सी लाएँ, कहना मेरे लिए आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी इंसान को कोई काम किसी सर्टेन वे में पसंद है, उसको चेंज करना कितना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली सब लोग जानते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा अगर आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। फैमिली में बाउंड्रीज़ रखें, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बहुत लोगों के साथ में रहते हैं, सबको अपनी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए। किससे कितना मज़ाक करना है, किससे कितना रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट कब मिलता है, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा मैस हो जाता है जब 4 लोग साथ में रहते हैं तो। एप्रिसिएशन दिखाएँ एक-दूसरे के लिए। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो एक्नॉलेज करें एंड एप्रिशिएट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये केवल सेकंड हाउस की बात नहीं है, ये इंसान का बेसिक नेचर होना चाहिए। अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसको एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट ज़रूर करें, सामने वाले को अच्छा फ़ील होता है और वो दोबारा से दुगना एफर्ट डालता है। बातचीत करें वैल्यूज़ के ऊपर, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशंस इन सब के ऊपर बातचीत करें कभी-कभी, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो जाते हैं, आप बहुत ही कठोर हो जाते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। ट्रस्ट और लॉयल्टी, क्योंकि आप एक-दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको बनाए रखें। ये दारा कारक कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में, यानी साहस के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में, शॉर्ट ट्रिप्स के भाव में, छोटे भाई बहन के भाव में क्या रिजल्ट्स देता है? समझिए आपका पार्टनर पहले कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। अब करेज की बात कर रहे हैं, बोल्डनेस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पराक्रमी और साहसी पार्टनर होगा, इन द सेंस कि ऐसे लोगों को जो चैलेंजिंग काम होते हैं करना बड़ा पसंद होगा। जैसे मैराथन रनर भाग रहे हैं, 40 किलोमीटर भागते हैं, हाइकिंग करने जा रहे हैं, कैंपिंग करने जा रहे हैं, स्कीइंग करने जा रहे हैं। यह ऐसी आदतें हर एक को पसंद नहीं होती हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो इनको बूस्ट देता है, जो इनको एक इनका एड्रेनलिन बढ़ाता है, उनको आगे पुश करता है कि ये काम तो करना ही करना है। इसके बिना तो लाइफ स्टार्ट ही नहीं होती है। ये नेचर होगा इनका बेसिक। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत ही एक्सप्रेसिव होंगे और अपनी बात के जादू से दूसरों को मोहित करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये भाव ही कम्युनिकेशन स्किल्स का है। थोड़े से कभी-कभी आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं नेचर में, हो सकता है बात का बतंगड़ बना दें, क्योंकि इनके पास कला है बात करने की। कभी-कभी भूल जाते हैं वो बाउंड्री जहाँ पर एक डिसेंसी आर्गुमेंट में बदल जाती है। सो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ही एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होते हैं। अपने छोटे भाई-बहनों से बहुत प्यार करते हैं। अ, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्पाउस की, आपका पार्टनर कैसा होगा? जो आपका पार्टनर है, वो अपने छोटे भाई-बहनों से ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस होगी उनकी इसकी लाइफ़ में। चाहे वो आपकी वाइफ़ हो या आपका हस्बैंड हो, ये उनके बिना मतलब ये उनके छोटे भाई-बहन इनकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंस रखेंगे। थोड़ी-सी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी होती है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया शुरुआत ही वहाँ से करी थी। बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ़ में, इनको पुश मिलता है जब ये ऐसे काम करते हैं साहस भरे हुए। कभी-कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक तो होते ही हैं और बहुत ही क्यूरियस बाय नेचर होते हैं। इनके आपके रिश्ते की प्रकृति कैसा होगा, कैसा रिश्ता होगा आपका इनके साथ में?
कम्युनिकेशन ड्रिवन होगा क्योंकि एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं। बात हमेशा कोशिश करेंगे कि संवाद किया जाए जीवन में और प्रॉब्लम्स को दूर रखा जाए। दोस्ताना होगा, फ्रेंडली होगा, बहुत ही लाइवली आपका रिलेशनशिप इनके साथ होगा। एक-दूसरे को चैलेंज करने वाला होगा, चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझे 50 किलो वेट कम 50 किलो तो नहीं, 10 किलो वेट कम करके दिखाओ 3 महीने में। कॉम्पिटिशन हो रहा है हस्बैंड-वाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर है। दोनों लेट्स से एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक गोल सेट करेंगे, दोनों कॉम्पिटिशन करेंगे, चलो ये करके देखते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। कॉम्पिटिशन करना इनका नेचर है। इवन वर्क प्लेस पर हो या पर्सनल लाइफ में दूसरों को चैलेंज करना चाहते हैं और जीत कर दिखाना चाहते हैं। हारना इनको पसंद नहीं है। अगर आपके ये पार्टनर है तो ये कोशिश होगी इनकी कि जो इनकी या एक्सपेक्टेशन कोशिश तो नहीं, एक्सपेक्टेशन होगी कि जो हॉबीज़ इनकी हैं वही आपकी भी हों और वो आपकी नहीं हुई तो थोड़ा बुरा मान जाते हैं। फन रखेंगे, जीवन में एक्साइटमेंट रखेंगे क्योंकि एनर्जी बहुत होती है। एनर्जी का हाउस है, मंगल रिप्रेज़ेंट करता है जीवन में बहुत ही एकदम भागा-दौड़ी, उठा-पटक एक कभी खाली ना बैठने वाले लोग अगर मैं बोल सकूँ एक शब्द में तो ये वो ही हैं। क्रिएटिव होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और रिलेशनशिप में एक-दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके साथ रहकर जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? ओवरथिंकिंग कर लेते हैं कभी-कभी और दूसरों की बात कम सुनते हैं। दूसरों की बात क्यों कम सुनते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास बोलने की पावर होती है या कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो आपको लगता है कि आप जो बोलते हो वही सही है और सामने वाला हमेशा गलत है, जो कि इनकी गलतफ़हमी है और इनको इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये भूल जाते हैं उस लक्ष्मण रेखा को जहाँ पर ये किसी को समझाने से ज़्यादा अपनी बात प्रूव करने में लग जाते हैं और वो चीज़ फिर आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। इमोशनल थोड़े से कम होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। या तो आप प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस किसी की पर्सनैलिटी में बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, आप कितने दुखी बैठे हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता और कोई इतना इमोशनल होगा कि अगर आपको ज़रा-सा भी दुःख है तो वो रोना शुरू कर देगा आपका दुःख देखकर। तो इसका बैलेंस बहुत कम लोगों में होता है। वही प्रॉब्लम इनके साथ में है कि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। रूटीन काम से जल्दी ऊब जाते हैं क्योंकि इनका नेचर है क्रिएटिव काम करना, चैलेंजिंग काम करना, इनको चैलेंजिंग काम नहीं दिया, अगर ये बोर हो गए रूटीन काम में लगे रहे तो परेशान हो जाएँगे और जीवन में इनके दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी। रिस्की नेचर होता है, रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो, ये रिस्क टेकर्स होते हैं, सक्सेसफुल भी यही होते हैं इस वजह से। जो रिस्क नहीं लेगा जीवन में, उसके पास पैसा नहीं, हर चीज़ को पैसे में नहीं तोलते, उसके पास फिर रिज़ल्ट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ कि मैंने रिस्क लिया लेट्स से किसी की मैं आज जॉब छोड़कर किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में जाना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, मुझे थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट्स मिलने भी शुरू हो रहे हैं उसके, मैं अपनी अच्छी-खासी जॉब जो मुझे हाई पेइंग जॉब है, मैं छोड़ दूँगा, बिना सोचे-समझे 2 बार, पहले अपना करियर शुरू कर दूँगा दूसरे वाली चीज़ के अंदर, अब चाहे पैसा वहाँ पे 6 महीने बाद आना शुरू हो, आई डोंट केयर, मुझे तो जो पसंद है, मैं वहाँ पर काम करूँगा। लैक ऑफ पेशेंस होता है क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, इनको वेट करना पसंद नहीं है। ये आइडल नहीं बैठ सकते कि आप किसी चीज़ को करोगे, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। इनको तुरंत काम चाहिए और इसकी वजह से इनके अंदर लैक ऑफ पेशेंस होता है। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा बहुत ही एडवेंचरस हैं, आपने देखा ही है। उनकी हॉलीवुड की सीरीज़ भी देखी होंगी, हमेशा स्टंट वाले बहुत सारे काम भी करती हैं, इन पर्सन भी बहुत एनर्जेटिक हैं। कभी मैंने तो उनको डल नहीं देखा कभी भी। मैंने और स्टार्स को देखा है लेकिन उनको कभी डल नहीं देखा। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर की जोड़ी भी ऐसी है, जहाँ पर दारा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। आपके लिए क्या सलाह है, क्या रेमेडीज़ है आपके? आपको लिसनिंग स्किल पे काम करना ज़रूरी है क्योंकि आप बोलते तो हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं। पेशेंस इज़ द की और सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्पोरेट में बोला जाता है कि बी अ गुड लिसनर। अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। अगर आप केवल बोलते हैं और सुनते नहीं हैं, देन इट डज़ नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। इमोशनल डेप्थ पर काम करें, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, इमोशनल कम होते हैं, इमोशंस पे काम करना है, एक बैलेंस बनाना है प्रैक्टिकल और इमोशंस के बीच में। रूटीन लाइफ़ में भी थोड़ा-सा रहने की आदत डालें, ये सबकी लाइफ़ में आता है, बोर्डम सबकी लाइफ़ में आता है, थोड़ा-सा इसकी आदत भी डालें। म्यूचुअल हॉबीज़ डेवलप करें, ये नहीं कि मेरा नेचर ये है कि मुझे तो पहाड़ पे चढ़ना है तो मैं चढ़ूँगा ही, तुम आओ मत आओ। आपका पार्टनर जो है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं,
उसको जो पसंद है कभी-कभी वो भी करा करें तो जीवन में एक अ, हँसी-खुशी बनी रहती है। आर्गुमेंट में ना जाएँ, ट्रैवल को फन बनाएँ ना कि एक एक्सरसाइज़ या स्पोर्ट्स बनाकर रख दें। और आपको कम्युनिकेशन में एम्पैथी दिखानी है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दारा कारक कुंडली के 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? चतुर्थ भाव होता है केयर का, माता का। माता ही हमारी केयर करती है, इसलिए माता और केयर दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। आपकी सुख-सुविधाओं का होता है, आपके अकेलेपन का होता है कि आपको अगर दूसरों से इंट्रोवर्ट अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ, आप थोड़े-से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। तो मेरे पार्टनर का कारक ग्रह अगर 4th हाउस में होगा तो क्या-क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। समझिए जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। 4th हाउस में है, मैंने बात की केयरिंग से, माता की तरह, ऐसा पार्टनर होगा जो माँ की तरह आपको प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, चिंता करेगा। जीवन में और क्या चाहिए? केयर करने वाला पार्टनर ही तो चाहिए, जो आपकी प्यार करे, आपको चिंता करे। बिल्कुल माँ की तरह आपको प्यार करना चाहेगा, वही एक्सपेक्टेशन भी रखेगा आपसे। अच्छा ये भी है कि एक्सपेक्टेशन रखेगा और आप अगर आप उसको पूरा करेंगे, तो आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा। प्या आपके कम्फर्ट को प्राथमिकता देने वाला पार्टनर होगा क्योंकि 4th हाउस लग्ज़री का भी है, कम्फर्ट का भी है। जीवन में सुख-सुविधाएँ होनी चाहिए, ऐसा उसका विचार होगा, जो कि कुछ गलत नहीं है। आज के ज़माने में सबको कम्फर्ट चाहिए ही। मैच्योर नेचर होगा, लेकिन थोड़ा-सा सेंटिमेंटल भी हो सकता है। चंद्रमा कारक है 4th हाउस का। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कभी-कभी इमोशनल हो जाता है, ओवर सेंटिमेंटल हो जाता है कि अ, किसी बात के ऊपर ज़्यादा ही सोच लिया और रो रहे बैठे हो अकेले। अब आप आए, आपने पूछा, "क्या बात हो गई? क्यों रो रहे हो या रो रही हो?" तो पता चला कि बात तो कुछ नहीं थी, आपने कुछ सोच ज़्यादा लिया और ज़बरदस्ती रो रहे हैं। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, चंद्रमा की प्रकृति है। चंद्रमा के कारकत्व उनके नेचर में आने ही हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकता है सबसे ना मिले ज़्यादा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, अकेले टीवी चलाया, मूवी चलाई, पॉपकॉर्न खाई और ये मेरा बेस्ट टाइम पास है, मुझे दूसरों से बात नहीं करनी। बहुत पॉसिबल है। घरेलू कामों में रुचि भी हो सकता है हाउसवाइफ या हाउस हस्बैंड तो नहीं होते जनरली, कुछ भी ऐसा बिज़नेस या प्रोफ़ेशन करना चाहें, जो घर से बैठ के किया जा सके। कभी-कभी आपके मूड स्विंग्स मैंने आपको बताए हैं। आपको स्थिरता की तलाश होती है, एक लाइफ में बैलेंस चाहिए, स्थिरता चाहिए क्योंकि चंद्रमा जो है आपको एक इमोशनली फ़ील कराता है कि कहीं मेरी लाइफ स्थिर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। हमेशा स्टेबिलिटी के पीछे आप भागते हो, स्टेबिलिटी होती है, आपको दिखती नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम क्योंकि चंद्रमा आपको बिलीव नहीं करने देता कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है। इमोशनली आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होते हो, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल्ड रखो। ओवर डिपेंडेंस किसी के ऊपर भी अच्छी नहीं होती है। ये तो रहा स्वभाव। अब आपका रिश्ता कैसे होगा? बहुत स्टेबल होगा, नहीं होगा? लॉयल होंगे, नहीं होंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी इस रिश्ते से? उसकी बात कर लेते हैं। भावनात्मक तो रिश्ता होगा ही। आप भी उनके प्रति ऐसा ही भावनात्मक रहोगे और वो भी आपके प्रति रहेंगे। इमोशंस तो बहने हैं इस हाउस के अंदर। यहाँ पर प्रैक्टिकैलिटी का काम बहुत कम है। 3rd हाउस जितना प्रैक्टिकल होता है, 4th हाउस उतना ही इमोशनल होता है। घर में कम्फर्ट आएगा, पार्टनर आएगा, कम्फर्ट आएगा। ये एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 4th हाउस में तारा कारक गया है तो कम्फर्ट आना ही है शादी के बाद। एक-दूसरे को आप इमोशनल सपोर्ट देंगे और क्योंकि इमोशनल सपोर्ट का हाउस है, तो एक्सपेक्टेड है कि पार्टनर भी सपोर्टिव होगा, आप दोगे भी। शांत होंगे, स्थिर मन नहीं, स्थिर चित्त के होंगे, यानी स्थिर दिल के। मन इनका स्थिर नहीं होता, ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम है इनके साथ। घरेलू जीवन में बैलेंस होता है, घर है, परिवार है, सुख-सुविधाएँ, कम्फर्ट है, लाइफ अच्छी चंगी चल रही है। अ, एक-दूसरे को समझने के लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इमोशंस जो हैं ओवरटेक कर जाते हैं आपकी प्रैक्टिकैलिटी के ऊपर। इसलिए आपका पार्टनर जो के साथ आपका रिश्ता होगा थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला भी हो सकता है इसी वजह से क्योंकि पार्टनर ओवर सेंसिटिव है। रिश्तों में हीलिंग एनर्जी होगी एनर्जी तो होनी है क्योंकि ये हाउस ही वो है कि आपको कि वार्म्थ रखता है आपके रिश्तों के अंदर, कोल्डनेस नहीं आने देता। प्राइवेसी और स्पेस की ज़रूरत होगी, ये चाहेंगे कि थोड़ा-सा अपने जीवन को अलग भी रखें, थोड़ी ऐसी चीज़ें हों जो पूरी दुनिया को ना पता हों। मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं कि शादी हुई उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आए, क्यों? क्योंकि हस्बैंड या वाइफ पहले जॉइंट फैमिली में रहता था, जो माँ-बाप के साथ रहता था,
जो हर चीज शेयर करता था, सडनली उसने स्टॉप कर दिया रोकना, और फिर पार्टनर की वजह से ऑब्वियसली उन्होंने मना किया कि मुझे शेयर नहीं करना है। और जो पार्टनर था उसको सफोकेशन फील होने लगा कि कल तक मैं जिस व्यक्ति के साथ में अपनी हर चीज़ शेयर करता था, अपनी फीलिंग शेयर करता था, आज एक नए व्यक्ति की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने देखा है कि 4000 जब दारा कारक होता है, थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। आपको ये करना पड़ता है क्योंकि आपका एक सेपरेट परिवार बन जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात का बतंगड़ ना बनाइए। बच्चों और परिवार के लिए आप सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा गुण है क्योंकि आज की तारीख में दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग बचे हैं जो ये सब करते हैं, वरना दुनिया बहुत सेल्फिश हो गई है। आप किस्मत वाले हैं, आपका पार्टनर का अगर अगर आपका दारा कारक 4th हाउस में बैठा है, क्योंकि पार्टनर फिर आपका केयरिंग आना ही आना है। उसके बाद क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं रिश्ते के अंदर? अब मूड स्विंग्स होंगे, चंद्रमा के कारकत्व हैं, तो आप ओवर सेंसिटिव हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा, "यार, मैं क्या करूँ तुम्हें खुश करने के लिए? क्योंकि मैं ये कहता हूँ, तो तुम तब भी रोते हो या रोती हो, और मैं वो करता हूँ, तो तुम तब भी रोते हो। तुम्हारे मूड्स का मुझे पता नहीं चलता।" ये चंद्रमा की कलाओं की तरह है, जो चेंज होता रहता है डेली बेसिस पर। इसलिए ऐसे लोगों को अपना इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, दूसरों की भावनाओं को समझना इम्पोर्टेंट है। जब पार्टनर ओवर सेंसिटिव हो तो आपको भी केयरफुल रहना है, और पार्टनर को भी उतना ही ध्यान रखना है कि सामने वाला उतना इमोशनल नहीं है जितने आप खुद हो। पॉसेसिवनेस को कम करें, क्योंकि जब आप सेंसिटिव होते हो, ओवर इमोशनल होते हो, तो ओवर पॉसेसिव भी कभी-कभी हो जाते हो, जिसको मेंटेन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी आपके बीच में आपके और आपके परिवार के बीच में होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका पार्टनर बुरा मान सकता है। इमोशनल बैगेज को अपने कंधे पर लेकर ना चलें, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। जीवन में अगर आप पुरानी चीज़ों को कंधे पर ढोकर चलते रहोगे, इमोशनल बैगेज रहेगा, ज़िंदगी में परेशानियाँ चलती रहेंगी। चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो। अगर कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है जिसको हमेशा ज़िंदगी में अपने दिल के ऊपर लेकर चलना है, अपने कंधों पर उसका बोझ लेकर चलना है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बस जीवन को जीने का यही तरीका है, जीवन को जीना सीखो। पुरानी नेगेटिव चीज़ों को ज़िंदगी में सोचना भी नहीं है और आगे लेकर भी नहीं जाना है। कम्युनिकेशन में थोड़ी-सी सॉफ्टनेस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी-कभी आप थोड़े-से रूड हो जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने कम्युनिकेशन को वॉच करें। सेलिब्रिटी कौन है? अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी। ये लोग ऐसे हैं जिनका तारा कारक 4th हाउस में है। आपने देखा ही होगा कि बहुत ही फैमिली में ऐसा बॉन्ड है कि सारी फैमिली एक साथ रहना चाहती है। उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये फैमिली ऐसी, इनका बॉन्ड ऐसा दिखता है बाहर से एटलीस्ट, कि जॉइंट फैमिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर, तो वो ऑरा है इस फैमिली का, जहाँ पर लोग साथ में रहते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब 4 लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो दिखती भी हैं, हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में, लेकिन ये उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। ऋतिक रोशन दूसरा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर दिखता है कि अपने फादर, अपनी मदर के साथ और परिवार के साथ कितना अटैच्ड थे। हालाँकि उनका डिवोर्स हुआ है, जब आपका पार्टनर ओवर सेंसिटिव होता है तो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि सबके जीवन में डिवोर्स होगा ही होगा। फैमिली ओरिएंटेड अगेन, वन्स अगेन डिफरेंट एग्ज़ाम्पल। क्या सलाह है आपके लिए? आपके लिए सलाह है कि इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाएँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मैं ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वहाँ पर आपको अपने आप को एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। घर के बाहर भी बॉन्डिंग करें, घर ही सब कुछ नहीं होता, कुएँ के मेंढक ना बनें, परिवार के बाहर भी एक दुनिया है, सोशल सर्कल बढ़ाएँ, दोस्तों से बात करें, जितना टाइम घर पर देते हैं, थोड़ा उससे उसके बराबर या उससे कम टाइम दोस्तों को भी दें, एक सोशल सर्कल डेवलप करें। मूड स्विंग्स को समझें, मूड स्विंग्स ना होने दें, होते हैं तो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। बच्चों में, परिवार में संतुलन बनाएँ, ना तो किसी को एक को ज़्यादा प्यार करें, ना दूसरे को कम प्यार करें। और डिपेंडेंसी को अपना बैलेंस बनाएँ, ओवर डिपेंडेंसी किसी के भी ऊपर अच्छी नहीं होती है। ये दारा कारक कुंडली के पंचम भाव यानी 5th हाउस में क्या रिजल्ट देता है? पहले समझिए जीवन साथी का आपका स्वभाव कैसा होगा। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है एजुकेशन का, 5th हाउस होता है रोमांस का, लव मैरिज के योगों का। सो रोमांस की बात जब भी आएगी 5th हाउस का नाम आएगा ही आएगा।
क्रिएटिविटी का होता है, प्लेफुलनेस का होता है, बहुत सारी एडवेंचर्स का भी होता है। सो लाइफ में जो रंग घोलते हैं ना आपके, एक एनर्जी जो आती है वो फिफ्थ हाउस से ही आती है। कैसा होगा पार्टनर फिफ्थ हाउस में दारा कारक जाएगा तो? सबसे पहले तो रोमांटिक होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस ही रिप्रेजेंट्स लव, लव मैरिज, ये जितनी भी चीजें हैं ना प्यार से संबंधित फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो पार्टनर तो अट्रैक्टिव होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है, और उम्मीद करेगा आपसे भी कि आप भी रोमांटिक हो। बोर मत होइएगा जीवन में, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। रोमांटिक नेचर के साथ आर्टिस्टिक होगा, बहुत ही क्रिएटिव होगा, और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आपको ऊंचाइयां छूकर भी दिखाएगा। अगर आपका दारा कारक फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो अपने पार्टनर को आप उसकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने दीजिएगा। वो कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं तो करने दीजिए, फिर देखिए वो जीवन में कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। मेरी बात लिखकर रख लीजिएगा। बच्चों से जुड़ाव होगा, फिफ्थ हाउस बच्चों का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चे बड़े पसंद होते हैं। ये किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकता है जहां पर बच्चों से संबंध हो, टीचर बन सकता है, क्रच खोल सकते हैं, नर्सरी में जा सकते हो, कुछ भी ऐसा काम जहां बच्चे होते हैं। एजुकेशन जनरली बहुत सिंपल एग्जाम्पल होता है उस चीज के लिए। प्लेफुल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नेचर के होंगे, दिल के साफ। किसी के प्रति कुछ है मन में तो बोल देते हैं, जनरली दिल में रखते नहीं हैं, और इससे अच्छा जिंदगी में कोई नेचर हो नहीं सकता। अगर आप साफ दिल के हो ना, जहां पर दिल पे आप बैगेज लेकर नहीं चलते हो कि मुझे सामने वाला पसंद नहीं है, आप बता दोगे उसको कि भाई मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आती, मेरे सामने ना करा कर, क्योंकि मैं दिल में बैगेज लेके चलता नहीं हूँ, या नहीं हूँ, चलती नहीं हूँ, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर मैं कुछ कह दूंगी और आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप ये काम मेरे सामने ना करें। आपकी हॉबीज होंगी, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट होगा, जो भी हॉबीज होगी, क्रिएटिव नेचर जनरली होगा उसमें। आपको आप चाहोगे हमेशा कि मैं उसके अंदर एक्टिव रहूं। मैं एक मूवी देख रहा था कल, उसमें जो हीरोइन थी उसको डांस का बड़ा शौक था, एंड उस शादी के बाद उसके इन लॉज उसको डांस करने नहीं दे रहे थे, सोसाइटी के डर की वजह से। अरे सोसाइटी क्या बोलेगी, और वो लड़की इतनी परेशान हो गई, एंड में उसने डिवोर्स ले लिया। मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं एक समझाना क्या चाह रहा हूँ कि वो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से या हॉबी से दूर नहीं रह सकता, चाहे उसके लिए उसको सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। इनके अंदर इतनी ज़्यादा इमोशनल पुश होता है अपनी क्रिएटिविटी के लिए कि ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। इमेजिनेशन में जीने वाले होते हैं, सपने देखते हैं। कोई गलत गलत बात तो नहीं है, सपने देखने चाहिए तभी तो पूरे होंगे। अपने गोल सेट नहीं होंगे, सपने नहीं पता होंगे मुझे जीवन में क्या पाना है, तो वो अचीव भी नहीं हो सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सपने देखने पड़ेंगे। करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, और जब आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग चाहते हैं कि आपसे आकर बात करें, एक कनेक्शन बनाएँ। आपका रिश्ते की प्रकृति क्या होगी, क्या स्वभाव होगा जब आपकी शादी होगी तो? रोमांस तो भर-भर के होने वाला है, और क्रिएटिविटी आपके पार्टनर में होगी ही होगी, हमने बात कर ली। स्पॉन्टेनियस जेस्चर्स होंगे, बिल्कुल आपने सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने ऑन द गो कुछ भी कर दिया, और बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा। वो चंचलता जिसे बोलते हैं ना, एक नॉटीनेस, वो उनके अंदर होगी बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चों का भाव भी है। बच्चों के साथ अच्छे संबंध होंगे, बच्चों को पसंद करने वाला पार्टनर होगा, उनकी चाह भी होगी शादी के बाद जल्दी से बेबी भी हो, ताकि परिवार आगे ग्रो हो। फन रहेगा लाइफ में, एक्साइटमेंट रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज है टू हैव दारा कारक, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कलरफुल, वाइब्रेंट्स, पॉजिटिव वाइब्स, क्रिएटिवनेस, चीयरफुलनेस, एक्साइटमेंट, ये सब रहता है। तो बहुत नीरसता यहाँ पर कोई काम नहीं नीरसता का, यहाँ पर हमेशा चुलबुलापन ही रहता है। बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि बच्चों से बात करना भी एक कला है। अगर आप बच्चों को सँभाल लेते हो, बच्चों से जुड़ना चाहते हो, तो आपके अंदर ये कला होनी ही चाहिए। रिलेशन में नोबेलिटी होती है, एक लॉयल्टी होती है, और सामने वाले से भी उनकी उम्मीद होती है, वो भी इनके लिए नोबल रहे, लॉयल रहे। प्यार को बहुत ओपनली दिखाने में हिचकिचाते नहीं है, कि अगर आपसे प्यार करते हैं तो एक्सप्रेस बहुत ईज़िली कर देंगे। हो सकता है कि लड़की सामने प्रपोज़ कर दे, या लड़का बहुत टाइम ना ले और जल्दी प्रपोज़ कर दे। किसी रिलेशनशिप में चले जाएँ, शादी जल्दी कर लें, मतलब कहने का मतलब है एक्सप्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तुरंत चट मंगनी पट ब्याह वाला काम होता है यहाँ पर। संभावित चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं इस रिश्ते के अंदर? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अगर आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप बहुत ही चीयरफुल हो, आपके अंदर प्रैक्टिकैलिटी थोड़ी-सी कम है, और एन्जॉयफुलनेस ज़्यादा है, नॉटीनेस ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओवर ड्रामेटिक, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, कभी-कभी आपके अंदर एक ड्रामेटिकनेस आ जाती है कि मूवीज़ से ज़्यादा इंस्पायर होके आप भी लाइफ़ में अपनी प्रैक्टिकली
वो ड्रामेटिक चीज़ें करने लगते हो विच इज़ नॉट राइट। हमें प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है और हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं वही अच्छी होती हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा आपका। आप चाहोगे दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे पहचाने, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा दुनिया में नाम हो जाए, मेरे मुझे अटेंशन मिले, वो आपका होना ही होना है। बच्चों को लेकर कभी मतभेद भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों का हाउस है, जब परिवार ग्रो होता है, माँ-बाप के बीच में बच्चों को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं या हो सकता है बच्चा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से रिश्ते में दरार आए या मनमुटाव हो जाए, ये भी मैंने बहुत देखा है। बोर्डम आपको पसंद नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ चीयरफुलनेस, पॉजिटिव वाइब्रेंट हाउस होता है, बोर्डम का यहाँ कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकैलिटी का कोई काम नहीं होती है। कभी-कभी एक बाउंड्री क्रॉस हो जाती है और अनएक्सपेक्टेड आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, सॉरी अबाउट दैट कि जो चीज़ मुझे तो चाँद-तारे तोड़कर लाओ, मुझे तो अभी जाके 300 किलोमीटर दूर आइसक्रीम खानी है। कुछ भी बच्चों की तरह ज़िद पकड़ ली और फिर उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला उसको पूरा करे, व्हिच इज़ नॉट राइट। थोड़ा-सा इन चीज़ों से बचना चाहिए। जेलसी हो जाती है क्योंकि यहाँ रोमांस का हाउस है, आपका पार्टनर किसी से बात भी कर लेता है, कभी-कभी आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हो और जेलसी आपके अंदर आ सकती है, उससे बचने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी की भी कमी होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना है जीवन में, जो भी काम करेंगे, उसके अंदर कंसिस्टेंट रहिए, सफलता तभी मिलती है, कंसिस्टेंसी गई, सफलता गई। शॉर्ट टर्म गेन कभी-कभी हो सकते हैं किस्मत से, लेकिन हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए जीवन में कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। सेलिब्रिटी कौन-कौन रहे हैं? शाहिद कपूर, मीरा राजपूत। अ, अगर आप देखोगे तो दोनों ही थोड़े चुलबुले हैं और बड़ी इनकी ज़बरदस्त जोड़ी है। फिफ्थ हाउस के बच्चे भी हैं इनके 2-2। प्रॉब्लम ये है कि सेलिब्रिटीज़ के आप एग्ज़ाम्पल तो लेते हैं, आप इनकी पर्सनल लाइफ़ को बहुत अच्छे से नहीं जानते। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का एग्ज़ाम्पल लिया था पिछले भाव में, उनकी प हमें दिखता है कि उनके अंदर परिवार के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अब अंदर किसी के क्या हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लेकिन क्योंकि उनका दारा कारक 5th हाउस में है, इसलिए मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, आप थोड़ा-सा कोरिलेट करके देख सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको सही लगता है, ये ट्रेड्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आप उसको एग्री नहीं करते हैं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बिल्कुल कमेंट्स में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। आपके लिए सलाह क्या है? आपके लिए सलाह है कि आप इमोशनली अपने अपने अंदर मैच्योरिटी लाएँ, रोमांस को बैलेंस करें, रोमांस एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में भी एक दीवार खींचें, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और उनके बीच में एक बैलेंस होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉबीज़ के साथ-साथ प्रैक्टिकलिटी को भी लेकर आएँ, जेलसी से बचें, जेलसी आपको बताया मैंने अभी, उससे बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, चाँद-तारे नहीं तोड़ के लाने हैं, कुछ और करना है जो कि रियलिस्टिक हो। 10 किलो वेट कम करो व्हिच इज़ रियलिस्टिक, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे लेकिन चाँद-तारे नहीं माँग रहे हैं। फन और स्टेबिलिटी को संतुलन बनाए रखना है, ज़्यादा नॉटीनेस भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि फिर इंसान सीरियस नहीं होता है। स्टेबिलिटी से एक सीरियसनेस, एक मैच्योरिटी आती है जो कि कभी-कभी आपके अंदर से मिसिंग हो सकती है। तो दारा कारक कुंडली के 6th हाउस में, 6th हाउस क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? ऋण, रोग, रिपू तो करता ही करता है, डिसिप्लिन करता है, नौकरी करता है और बहुत ही आपको सीरियस भी बनाता है। आइए बात करते हैं अगर आपका दारा कारक 6th हाउस में होगा, तो आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसे होगा? सबसे पहले तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होगा, रूटीन ओरिएंटेड होगा। अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन फॉलो करेगा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो उठता हूँ, पूजा करता हूँ तो करता हूँ और मैं ज़िंदगी में ये खाता हूँ तो खाता हूँ, ये डिसिप्लिन उनकी लाइफ में होगा ही। एक गोल बना के चलेंगे, एक रूटीन को फॉलो करेंगे, उससे डेविएट हुए तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनको बुरा लगता है। हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे क्योंकि ये रोग का भी भाव है, इसलिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इनको कुछ बीमारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से ही इनके दिमाग में ख़्याल रहेगा कि मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। आपके अंदर एक परफेक्शन की टेंडेंसीज़ होंगी कि मुझे ये काम परफेक्ट करना है, जिसकी वजह से कभी-कभी लोग आपसे चिढ़ सकते हैं कि यार इतना परफेक्शनिस्ट भी किस बात का? क्यों मतलब काम 99% हो रखा है और एक इतना छोटा-सा काम रह गया, उसकी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको जब तक परफेक्शन नहीं आएगा, आप उसको कंप्लीट नहीं होने दोगे और सामने वाला लोग आपसे चिढ़ने शुरू हो जाएँगे। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इस पे काबू करने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। होत करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन करने की ज़रूरत ज़रूर है। क्रिटिकल नेचर हो सकता है, कोई कमी दिखी किसी के अंदर, आपने मुँह पर बोल दी। क्रिटिकल नेचर इसी को बोलते हैं, क्रिटिक होना किसी चीज़ का।
सो दिल का साफ होना अच्छी बात है, सामने वाले की बार जो कमी है उसको बताना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से सब लोग अपनी बुराई को सामने सुनना पसंद नहीं करते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखने होगी। हम हमारे अंदर कोई कमी है, सामने वाला बता रहा है, हम शायद सहन कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल इम्प्रूव। लेकिन हर एक व्यक्ति का ऐसा नेचर नहीं होता है ना, उनको बुरा भी लग जाता है, तो वो आपसे दूर जा सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेड होंगे, मैंने बताया नौकरी का भाव होता है। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होगी कि वो नौकरी करें, कभी सोचेंगे नहीं कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, या किसी अ, कंपनी बिज़नेस में भी होंगे तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी उनके पास में, क्यों? क्योंकि फिर वो छठा भाव उस नौकरी का होता है। अपने बिज़नेस में भी आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आपके 4 भाई हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉफ़िट शेयर ना मिल के आपकी बंधी हुई सैलरी है, जबकि काम आप बराबर का करते हैं। क्योंकि होता है, मैंने बहुत परिवारों में देखा है कि पर्टिकुलर लोगों को डिसीज़न मेकिंग नहीं दी जाती है। जब तक बड़े भाई बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर आपके पास नहीं आएगी और आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता रहेगा। बेसिकली आपकी वो नौकरी ही हो गई। कार्मिक बैगेज हो सकता है आपके ऊपर, छठा भाव थोड़ा-सा आपको कर्मा की तरफ भी लेके जाता है। इस ये सेवा का भाव भी होता है। आपके अंदर सेवा करने का भाव होगा, अपने कर्मों को सुधारने का अपनी इच्छा होगी, आपके अंदर नहीं, आपके पार्टनर के अंदर। आपका पार्टनर सोचेगा कि मैं थोड़ी-सी समाज सेवा करूँ, अपने कर्मों को सुधारूँ, मोक्ष की प्राप्ति करूँ, उसके लिए आप उनके एफर्ट्स होंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद एनालिटिकल माइंडसेट होगा, हर चीज़ की गहराई में जाना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, एनालाइज़ करना चाहेंगे, और व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप एनालाइज़ करके ही डिसीज़न लेते हो। जो लोग बिना एनालाइज़ करे हुए डिसीज़न लेते हैं, वो जीवन में फिर धोखा भी खाते हैं, और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हर चीज़ की उधेड़-बुन करके सोच समझ के ही डिसीज़न लेते हैं। इसलिए इनके डिसीज़न्स में भी कभी-कभी देरी होती है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। कभी-कभी आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं दूसरों से, जैसा कि मैंने बताया, किसी के मुँह पे उसकी कमी बताना हर एक को पसंद नहीं आ सकता। उस केस में आप आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं, वो आपको उससे बचना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं, ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो ओनरशिप लेते हैं अपने कंधों पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बोलते हैं मैं करता हूँ, मैं अपने परिवार की ज़िम्मेदारी लूँगा, मेरे घर में इस चीज़ की कमी है तो चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूँ या मैं ये ज़िम्मेदारी लूँगा। बहुत कम लोग दुनिया के अंदर बोलते हैं। आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा? चैलेंजेस से और ग्रोथ से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे लोगों को चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, क्योंकि 6th हाउस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में देता है, थोड़े स्ट्रगल देता है। ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन में बचपन से चैलेंजेस फेस किए हुए होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों से टूटते नहीं हैं, बल्कि ये छोटे-छोटे चैलेंजेस इनको मजबूत बनाते हैं और ये निखर कर आते हैं जैसे-जैसे ज़िंदगी में इनके थोड़ा टफ टाइम आता है। डिसिप्लिन इनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके रूटीन को ना छेड़ें। आपको अगर इनके रूटीन से प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हैं अपने पार्टनर को कि मुझे आपके इस रूटीन से प्रॉब्लम है। वो अब उसको मोल्ड करके कुछ और अपनाना चाहें तो उनका डिसीज़न है, लेकिन वो बुरा मान सकते हैं आपकी इस बात से कि आपको उनका रूटीन पसंद नहीं है। एक-दूसरे को सुधारने की प्रकृति, आप वो हमेशा ये आप आपका पार्टनर आपको चाहेगा कि ये इसकी अंदर ये कमी है, ये सुधारो, वो सुधारो। सुधारने वाली उँगलियाँ बार-बार आपके ऊपर उठती रहेंगी। देखना है कि इसमें बैलेंस हो और कभी भी रेड लाइन क्रॉस ना हो। हेल्थ से जुड़ा हेल्थ कॉन्शियस तो हो ही, क्योंकि हेल्थ का ही ये हाउस है। लोन लेकर इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाहेंगे जीवन में, क्योंकि लोन का भी हाउस है। इसलिए इनको लोन लेने में कभी कोई शर्म लाज लज्जा नहीं आती है। ये एज़ इन्वेस्टमेंट इनका इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट होता है कि शायद मैं यहाँ पर अपने अंदर ये स्किल डेवलप करके ये काम कर लूँ। लेट्स से मेरे पास कुछ ट्रेनिंग करनी है, मुझे सर्टिफ़िकेशन करना है, मेरे पास 1 लाख रुपए का सर्टिफ़िकेशन है, नहीं कर सकता। किसी से उधार माँगा, अपने आप को अपग्रेड किया, बेटर जॉब करी, जाएँगे जॉब की तरफ ही, बिज़नेस में नहीं जाते ये लोग, बहुत मुश्किल होता है। शनि का भाव है छठा, और शनि नौकरी का कारक है, छठा भाव नौकरी का कारक है, इसलिए इन लोगों को बिज़नेस में जाने नहीं देता है। तो इन्वेस्ट भी करते हैं तो अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर कोशिश करेंगे, बस का 1 लाख रुपए वापस कर देंगे बाद में। खुद अपग्रेड हो गए, बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल गई, बेटर ऑफर मिल गया, उसकी वजह से अपग्रेड होने की वजह से उनको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे के साथ में। अ, पेशेंस रखते हैं, वैसे बेसिकली इनका नेचर है पेशेंस रखने वाला, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड बहुत हैं। कभी-कभी टूट जाता है, सब्र का बाँध कभी-कभी टूट भी जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला पार्टनर सेम नेचर का नहीं है, जो कि जन 99% नहीं होता, अपोज़िट नेचर के ही 2 लोग शादी में रहते हैं,
तो पेशेंस का बांध भी टूट जाता है। क्या चुनौती आ सकती है ऐसे लोगों के साथ में? जो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उनके साथ चुनौतियाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं और आप वो पाथ फॉलो नहीं करते हैं। उनको भी दिक्कत है इस बात से कि आप फॉलो नहीं करते, और आपको दिक्कत है कि वो एक सेम पैटर्न, सेम पाथ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जीवन में आपके तनाव आ सकता है। इससे बचना ज़रूरी है। थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा वो झुकेंगे, और प्यार-मोहब्बत से रहिए। रिजिड होना कहीं भी अच्छा नहीं होता। इमोशनल कोल्डनेस हो सकती है आपके रिश्तों के अंदर, वार्मथ लाने की ज़रूरत है, गर्माहट की ज़रूरत है, ठंडेपन की नहीं। रिश्तों में गर्माहट लाइए। कम्युनिकेशन करिए, बात करिए, कोल्डनेस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छठा भाव थोड़ा-सा आपको ये नेचर देता है जहाँ पर आप थोड़े आइसोलेटेड रहते हो और रिश्तों के अंदर गहराई नहीं हो पाती है। परफेक्शन, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो, आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे ये काम दी बेस्ट होना चाहिए। दी बेस्ट से नीचे आपको कुछ भी भाता नहीं है, व्हिच इज़ अगेन अ प्रॉब्लमैटिक ट्रेट, वेरी गुड ट्रेट बट अ प्रॉब्लमैटिक ट्रेट फॉर अदर्स टू एडजस्ट विद यू। आप अच्छे हो सकते हैं, आप अपनी फील्ड में दी बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक तो दी बेस्ट होके टॉप पे पहुँचना, इससे हज़ार लोग चिढ़ते हैं, और दूसरा दूसरों को आपका नेचर सहन करना कि यार ये सनकी है। एक सनकी वर्ड है, मैं बहुत लूज़ली यूज़ कर रहा हूँ, अपॉलजीज़ फॉर दैट। लेकिन सन कीवर्ड जनरली यूज़ किया जाता है जो भी परफेक्शनिस्ट होते हैं। स्पॉन्टेनिटी की आपके अंदर थोड़ी-सी कमी होती है, क्योंकि आप एक सेट ऑफ पैटर्न यूज़ करते हुए आ रहे हैं, पर्टिकुलर रूटीन में आपको रहना पसंद है, तो एक जो स्पॉन्टेनिटी है, एकदम अचानक से कोई भी चीज़ डिसीजन ले लेना, उसमें आप लैक करते हैं। कौन है सेलिब्रिटीज़ ऐसे जिनका तारा कारक छठे भाव में गया है? रानी मुखर्जी, अ, रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा, इनका तारा कारक छठे भाव में गया है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपने मेरी आप क्या आपको लगता है कि रानी मुखर्जी के अंदर ये ट्रेट्स हैं जो मैंने आपको बताएँ? अगर लगता है बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए, और कोई कमी है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये थे रिज़ल्ट्स दारा कारक के छठे भाव में, लेकिन मैं आपको रेमेडीज़ बताना तो भूल गया, पहले वो तो सुन लीजिए। रेमेडीज़ क्या होंगी? इमोशनल वार्मथ बढ़ाएँ, गर्माहट बढ़ाएँ, रिश्तों के अंदर कन्वर्सेशन से गर्माहट बढ़ती है, एक-दूसरे की केयर ज़्यादा करें, थोड़े से रिजिड ना होके फ्लेक्सिबल बनें, उससे थोड़ा आपके अंदर जब देखते हैं कि एक-दूसरे के लिए एक थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है इंसान, तो एक कदम आप बढ़ाते हो, दूसरा भी सामने वाला एक कदम बढ़ाता है। हेल्थ को साथ में मैनेज करें। छठा भाव है, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और वो उसको एक हद तक ही सीमित रखें। अब हेल्थ ही सब कुछ हो जाए और जीवन में सारी चीज़ें प्रायोरिटी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, गिल्ट ना हो, रिश्ते के अंदर गिल्ट मुक्त रहें बिल्कुल। स्पॉन्टेनिटी लाएँ अपने अंदर, प्रोफेशनल को अपने आपके कम्युनिकेशन को सॉफ्टन करें, थोड़ा-सा रिजिड ना हों, प्यार से बात करें, और नॉटीनेस लाएँ, जो 5th हाउस में होता है ना, चंचलता, नॉटीनेस, पॉजिटिव वाइब्रेंट वाइब्स, वो लेकर आएँ, यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। ये दारा कारक कुंडली के 7th हाउस यानी सप्तम भाव में। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? मेरे मैरिज का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ का कारक है दारा कारक, उसी चीज़ का भाव भी है। अपने भाव में आ गया, एक कंफर्टेबल पोज़ीशन है उसके लिए। ये भाव रिप्रेज़ेंट करता है पार्टनरशिप को, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ में मैरिज हो या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जॉब में हो। जॉब में तो नहीं, बिज़नेस में जनरली पार्टनरशिप होती है। तो बिज़नेस की पार्टनरशिप हो या पर्सनल लाइफ़ की हो, पार्टनरशिप को रिप्रेज़ेंट करता है। पब्लिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। जिनका दारा कारक 7th हाउस में आता है, पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। आइए बात करते हैं आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, फिर आगे बात करेंगे और किस-किस चीज़ के बारे में लोग कॉन्शियस होते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड होगा, एक बैलेंस होगा उसके थॉट प्रोसेस में, उसकी लाइफ में, उसके पर्सपेक्टिव में। डिप्लोमैटिक होगा, बहुत ना ज़्यादा वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, ना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा, एक बैलेंस बना के रखेगा अपने वर्ड्स में। यानी कि ऐसे लोग बड़े परफेक्ट होते हैं, तोल-मोल के बोलते हैं। अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तुला राशि मतलब बैलेंस बनाकर रखना किसी भी चीज़ का। सो बोलने का उनको पता है, कितना क्रिटिसाइज़ करना है, कितना अप्रिशिएट करना है, और अपनी बातों को तोल-मोल के बात करेंगे। रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। रिलेशनशिप इसलिए मैंने बोला ओरिएंटेड लोग होते हैं। आपका जीवन साथी आपके आपके संबंध को अपने साथ में बहुत इंपॉर्टेंस देगा। चार्मिंग होगा, सुंदर होता ही है, शुक्र की राशि है, सुंदर होते हैं ये लोग और बड़े ही सोशल होते हैं।
जब मैंने इस भाव की बात शुरू करी थी तो मैंने बोला था कि पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं ये लोग। इसलिए पब्लिक में कभी भी इनके साथ में बर्ताव गलत हुआ तो इन लोगों को दिल पे चोट लगती है। ये दिमाग से उस समय नहीं सोच सकते क्योंकि इनको ये इनके लिए ऑरा है, इनकी एक पर्सनैलिटी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी, इमेज है। अगर वो इमेज ही खराब हो गई तो इनको लगता है कि मैंने जितना भी रिस्पेक्ट कमाया था, जो नाम कमाया था, वो सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए इनके लिए पब्लिक इमेज बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इनका, अपने आप को कमिट करते हैं और आपसे भी वैसी ही उम्मीद करते हैं। अगर आप कमिटमेंट में पीछे हटे, तो ये फिर 10 फीट दूर पीछे हटे जाएँगे। इसलिए जब भी ये रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ते हैं जब इनको दिखता है कि सामने वाला कमिटमेंट दिखा रहा है। अगर आपने नहीं दिखाया, हो सकता है फिर ये आपके पास कभी ना आएँ। इमोशनली बहुत अवेयर होते हैं, इमोशनलेस तो नहीं होते, इमोशनली अवेयर का क्या मतलब होता है? इनको पता है कि इमोशंस को कहाँ दिखाना है। जैसे ये डिप्लोमैटिक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, बोलने में ही इमोशंस के साथ ही वही सेम केस है। अपने इमोशंस को काबू करना इनको बहुत अच्छे से आता है। पार्टनरशिप को तो महत्व देते ही हैं और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है इनकी। चार्मिंग होते हैं, सुंदर होते हैं, पब्लिक के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये जहाँ जाएँगे, पब्लिक इनके पीछे-पीछे आनी ही आनी है क्योंकि बहुत ही कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी होती है। पार्टीज़ की जान होते हैं, जहाँ जाते हैं बोलने की कला में ये माहिर होते हैं। रिलेशनशिप डेवलप करना, सोशल बॉन्डिंग बनाना, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये थे आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा अगर दाराकार 7th हाउस में है। अब जान लेते हैं इनके साथ में आपका बैलेंस कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में क्या स्टेबिलिटी रहेगी इस रिश्ते के अंदर, समझिए। अ, क्योंकि ये मैरिज का ही हाउस है, क्लासिक मैरिज बॉन्ड बिल्कुल जैसे हर एक इंसान के जीवन में एक क्लासिक मैरिज होती है। जो चाहे वो मैरिज लव हो या अरेंज हो, उसके बाद जो इंसान का जीवन निभता है, वो इनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में, इनका सपना होता है कि मेरी शादी होगी, मेरा एक परिवार होगा, मेरे इन-लॉज़ होंगे, मैं उनके साथ रहूँगा, रहूँगी और मेरा एक अपना डिफरेंट फैमिली होगी। सो ये इमेजिन करते हैं इन चीज़ों को, सपने देखते हैं। दूसरों को म्यूचुअली रिस्पेक्ट देते हैं और इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं कि जितना रिस्पेक्ट ये सामने वाले को दे रहे हैं, उतना इनको भी मिले। ज़रा-सी भी इनइक्वालिटी होगी, इनको फिर दिल पे हर्ट होगा, जैसे मैं कि बार-बार बोलता हूँ। इमोशनली अ, इनको इमेज, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है। अगर यहाँ पर इन चीज़ों में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पब्लिक इमेज, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बात आप लिख के रख लो और मुझे कमेंट भर-भर के बताइए कि आपके साथ भी ऐसा है। अगर आपका दारा कारक 7th हाउस में है, क्या ये 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं? कमिटमेंट चाहिए होता है, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ और लॉयल्टी, कमिटमेंट और लॉयल्टी इनको चाहिए और ये उसमें खरे भी उतरते हैं। कमिटमेंट देते हैं, वही एक्सपेक्ट करते हैं, लॉयल होते हैं जनरली। जनरली क लॉयल होते हैं, अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की कोई नज़र, दृष्टि या युति ना हो, तो रिश्ता अच्छा चलता है। ग्रेसफुल होते हैं, डिग्निफाइड रिलेशनशिप होती है, अगर ये लोग आपका दारा कारक 7th हाउस में बैठा है, तो आपकी रिलेशनशिप जो है डिग्निफाइड होगी। और सोशली बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप होती है, ग्रेसफुल होते हैं ये लोग। लोग इनके एग्ज़ाम्पल्स तक दे सकते हैं या देते हैं अगर मैं कहूँ तो अगर दारा कारक आपका 7th हाउस में है। क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? ओवर इंडिपेंडेंस। सो कभी-कभी जैसे इनको पार्टनरशिप में 2 पिलर होते हैं, चाहे बिज़नेस की हो या पर्सनल लाइफ़ की हो। अगर एक पिलर ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए या अपनी जगह से हिल जाए तो इमारत गिर जाती है। इसलिए दोनों पिलर का सही जगह पर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवर इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। फ्रीडम अच्छी है, फ्रीडम वर्ड एक्चुअली सही नहीं है। ओवर इंडिपेंडेंस ही सही वर्ड है कि आप अपने इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो जाएँ कि अपने पार्टनर को पीछे भूल जाएँ। ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। हमेशा चेक रखिए अपने रिश्ते के ऊपर, क्या हम भरपूर टाइम दे रहे हैं सामने वाले को? क्या वो मुझे सम टाइम दे रहा है? क्या हम दोनों अपने रिश्ते में सही जगह फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? कहीं एक बंदा दूर तो नहीं जा रहा है? इसलिए ओवर इंडिपेंडेंस से बचना है। इमेज कॉन्शियस बिहेवियर से बचना है क्योंकि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ पब्लिक इमेज की आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उसकी वजह से अपने रिश्ते कभी खराब ना कर लें कि अरे दुनिया क्या सोचेगी? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा इमेज क्या जाएगी बाहर? इन सब चीज़ों पे ज़्यादा
ध्यान नहीं देना है। इक्वालिटी और कमिटमेंट आप हमेशा चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी इन बातों को लेकर आप झगड़ालू भी हो जाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि अ, बात करें, कन्वर्सेशन करें, लेकिन बात को लड़ाई की हद तक ना लेकर जाएँ। कन्वर्सेशन से अगर सुलझा सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इमोशनल अवॉइडेंस, अ, ओवर इमोशनल नहीं होना है छोटी-छोटी बातों को लेकर, और अवॉइड करना है आपको अ, बिना बात के झगड़े। बात कर लेते हैं आपके कौन-कौन सेलिब्रिटी हैं जो इस तरीके के दारा कारक जिनके 7th हाउस में हैं। थोड़ा-सा ध्यान इधर से उधर हो गया था। करीना कपूर हैं, सैफ अली खान हैं। आपको कितनी ट्रेट्स उनकी लगती हैं कि जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए, इन दोनों के ऊपर फिट बैठती हैं? मुझे एग्ज़ाम्पल में ज़रूर बताइएगा। ये दारा कारक कुंडली के 8th हाउस यानी अष्टम भाव में। द अष्टम भाव किस चीज़ का है? अष्टम भाव है रहस्य का, ऑकल्ट साइंस का, तंत्र मंत्र विद्याओं का, सीक्रेसी का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये सब चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। आयु का भी होता है। आयु को इससे नहीं जोड़ेंगे, हम सीधे बात करेंगे दारा कारक के, क्योंकि शादी की बात हो रही है, पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो आयु वाले एंगल को इसमें नहीं लाएँगे। समझिए, आपके साथी का स्वभाव क्या होगा? क्योंकि रहस्यमयी चीज़ों का भाव है अष्टम। आपका पार्टनर का जो नेचर है वो रहस्यमय या सीक्रेटिव हो सकता है। वो बिलीव करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो चाहेंगे कि आप जिस रूप में हैं शायद ट्रांसफॉर्म करना चाहें, कि आपकी उनको ये आदत नहीं पसंद है, वो कहेंगे आपसे कि आप प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए, बिकॉज़ दे बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस वाले बहुत सरल नहीं होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं, इनसे सावधानी से ही डील करना है। हर बात को तुरंत नहीं मानते। अगर आपने कुछ कहा कि आप ये कर लो, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि रिसर्च का भी हाउस है, डीप एनालिटिकल स्किल्स होती हैं इनकी। अ, आपने कुछ कहा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, आपकी बात ऐसे नहीं मान लेंगे क्योंकि आप उनके पार्टनर हो या हस्बैंड वाइफ हो या फियांसे हो। पहले एनालाइज करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं कि इस बात में दम है, वजन है या नहीं, उसके बाद ही वो काम करना है इनको, ये बात कन्फर्म्ड है। इमोशनल होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको डील करना आसान नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ज्योतिष, ऑक्कल्ट, तंत्र मंत्र, पूजा, इन सब चीज़ों में विशेष रुचि होगी। ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को ज्योतिष में ही इंटरेस्ट हो, पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं। जीवन मतलब इनको इनको कर्म और एक कार्मिक चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाना होता है। अब कोई ज्योतिष में जाएगा, कोई तंत्र मंत्र में जाता है, कोई पूजा में जाता है, सबके अपने-अपने नेचर होता है, उसके हिसाब से वो आगे जीवन में बढ़ते हैं। कभी-कभी बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, इसलिए आपको जो भी बातें रखनी है इनके साथ में, वो देख लेना कौन-सी बात बतानी है, कौन-सी बात नहीं बतानी है। सीक्रेटिव है, पेट में तो बात ही बहुत हज़म कर लेते हैं। इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी अ इंट्यूटिव पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी वाला वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी। किसी भी चीज़ को सामने वाला क्या करना चाहता है या क्या कहना चाहता है, या कोई चीज़ कब होने वाली है, वो इनको हल्का-सा आभास होना शुरू हो जाता है। इंट्यूशन आभास होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये उस कार्मिक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। इनको हल्का-सा आभास होने लगता है कि मेरे जीवन में या सामने वाले के साथ में ये घटना हो सकती है। ये पढ़ना जानते हैं लोगों को। ये लोगों के काम करने के तरीके से इनको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप ये इंसान क्या ले सकता है। इसीलिए वो आभास और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनको नेक्स्ट स्टेप पहले से सामने वाले का पता होता है। थोड़े से डरे हुए हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये हाउस ही इन सब चीज़ों का है। इसकी वजह से इनको एक एश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर से कि उनको ये लोग प्रोटेक्टेड हैं, अदरवाइज़ इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। दे वांट टू एन्श्योर कि मेरे को मेरे पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास फैमिली है। अदरवाइज़ कुछ भी अगर थोड़ी-सी इम्बैलेंस होंगी चीज़ें, ये इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और इंटेंस रिलेशनशिप वाले होते हैं। ये अगर प्यार में पड़ गए ना, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। इनसे पीछा छुड़ाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत पक्के वाले लॉयल होते हैं। इनके साथ आपके रिश्ते की गहराई क्या हो, प्रकृति क्या होगी, गहराई क्या होगी? आइए वो देखते हैं कितना स्टेबल रहेगा। रिश्ता सो स्टेबल रहना ही रहना है। मैं आपको अभी पिछली लाइन में ही बताया कि लॉयल बहुत होते हैं। कमिटमेंट रखते हैं, खुद भी कमिटमेंट रखते हैं, सामने वाले को भी कमिटमेंट में लेकर आते हैं। अगर सामने वाला इनको लगता है ना थोड़ा कैजुअल अप्रोच है,
प्यार करते हैं दोनों, लेकिन सामने वाला उतना कमिटेड नहीं है। दे विल एंश्योर कि सामने वाले के अंदर भी सीरियसनेस आ जाए। ये उसको समझा-बुझा के या जो भी तरीके हैं, जिस जिस भी तरीके से ये लोग डील करें, सामने वाले को तैयार कर देते हैं कि भाई कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट मुझे चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट पहले लाओ अपने अंदर, सीरियसनेस दिखाओ, फिर मेरे पास आना, नहीं तो मत आओ। इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, क्योंकि ये हाउस भी वैसा ही है। तो इंटीमेट चीज़ों में काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया। कभी-कभी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो जाती है इनकी। रोलर कोस्टर राइड मतलब इमोशंस कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। बैलेंस नहीं बना पाते हैं। थोड़ी ये चुनौतियाँ सबके साथ होती हैं। दिस इज़ वेरी जेनेरिक एक्चुअली। 8th हाउस के ऊपर ही स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं है। ये मल्टीपल हाउसेज़ में ऐसा है कि जहाँ पर इंसान थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है। सो द व्हिच इज़ फाइन। नो, आज के ज़माने में इतनी सब चीज़ें चलती हैं। इमोशनल हीलिंग का माध्यम होते हैं। जब भी सामने वाले पार्टनर को ज़रूरत होती है, ये सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हैं। ये इमोशनली उसको हील करते हैं। ये सब बताते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और जीवन में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये वो लोग हैं और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग, ये जिनके पार्टनर बनते हैं। लॉयल्टी, कमिटमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, सपोर्ट सिस्टम, बैकबोन, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। और ट्रांसफ़ॉर्म भी करते हैं, या आपको मोटिवेट करते हैं ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए, या आपको मोटिवेट करेंगे लॉयल्टी के लिए, या आपको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट द राइट थिंग्स। ये ज़िंदगी में स्ट्रगल देता है, लेकिन ज़िंदगी में इंसान को सीधा कर देता है। इसलिए ये लोग जिनका भी तारा कारक 8th हाउस में होगा, ये ब्लेसिंग है। सच में ये ब्लेसिंग है। आप पता नहीं ट्रस्ट कितना करेंगे, कितना आप कोरिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से, कमेंट करके बताइएगा कि शायद आपको ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हों शुरू-शुरू में, लेकिन जब कुछ सालों के बाद आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आप पाएँगे कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होता, तो मैं आज इस ऊँचाई पर नहीं पहुँचा होता। बताइए मुझे कमेंट करके। क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं? ओवर पॉसेसिवनेस हो सकती है, क्योंकि अ, इनके अंदर एक आदत है कि ये व्यक्ति मेरा पार्टनर है तो बस ये फिर मेरा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली, क्योंकि हमें एक सर्टेन लिमिट की फ्रीडम सबको अलाउड है और वो बाउंड्री सेट होनी चाहिए हर रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो माँ-बाप का हो, भाई-बहन का हो, पति-पत्नी का हो, फ्रेंड्स का हो। एक बाउंड्री बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस लेवल तक पॉसेसिव हो सकते हो, ये आपको वो लाइन खींचनी है। क्योंकि आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हो, ज़िंदगी में कभी-कभी आपके डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। आप जेलस हो सकते हो दूसरों से कि मेरे पार्टनर से कोई और क्यों बात कर रहा है, या मेरे ये टाइम वो उसको क्यों दे रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। चाहे वो जेन्युइनली दूसरा बंदा एफर्ट्स कर रहा हो किसी और चीज़ को अचीव करने के लिए, टाइम स्पेंड कर रहा हो उधर, लेकिन आपके अंदर जेलसी है कि मेरा पार्टनर उससे क्यों बात कर रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं ना, आसानी से समझा नहीं जा सकता आपको। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें आप रिश्ते को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। इसलिए एडवाइजेबल ये होता है एज़ अ रेमेडी कि अपने-अपने फाइनेंसेस आप अलग-अलग मेंटेन करें, साथ में रखेंगे तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का नेचर अलग भी हो सकता है और 8th हाउस वाले तारा कारक वालों का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता भी है। फाइनेंसेस अलग-अलग मेंटेन करें, अपना अकाउंट अलग, अपना अकाउंट अलग, उसके बाद अ, लड़ाई नहीं होगी। सस्पिशन ना करें, शक ना करें दूसरे के ऊपर। इन लोगों के अंदर थोड़ा-सा ये अच्छा अच्छा नेचर नहीं है ये कि सस्पिशन में चले जाते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं कि वो इस समय कहाँ होगा, किससे मिल रहा होगा, कहीं ये वहाँ तो नहीं चला गया, ये सब चीज़ें, या चली गई, नॉट स्पेसिफिकली फॉर बॉयज़ और दोनों, कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की, ये शक कर लेते हैं कि अरे, और ये ओवरथिंकिंग है। इट्स ऑल अबाउट ओवरथिंकिंग। आपको ये सब नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। सेलिब्रिटी कौन है? कंगना रनावत। बहुत ही फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही सस्पिशियस और ड्यूबियस पर्सनैलिटी है इनकी। इनको समझना आसान नहीं है, ये कब क्या बोल दें, ये भी आसान नहीं है। लेकिन जब कमिटमेंट में जाती हैं, तो कमिटमेंट बहुत तगड़ा होता है और रिश्ते अगर सामने वाले का कमिटमेंट उतना नहीं हुआ, तो ये रिश्ता तोड़ भी देती हैं, 2 बार नहीं सोचती हैं। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। अ, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना सही है 8th हाउस में इनका दायरा कारक है, क्योंकि मैं कितना इनको आप कितना इनसे कोरिलेट कर पा रहे हैं इन बातों को।
रेमेडीज क्या है आपके लिए? ओवर प्रेसिव नहीं होना है, फाइनेंसेस को सेपरेटली मेंटेन करना है, शक नहीं करना है, नेचर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ज़िंदगी बहुत आसान बनानी चाहिए। ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जितना ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे, लाइफ़ होती उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। इसलिए सीधा-साधा जीवन को बनाकर रखिए, अपने-अपने काम से मतलब रखिए। जहाँ कोई अगर बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो रोकना आपका काम है। समझना उसका भी काम है, अगर वो फिर भी करना चाहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ज़बरदस्ती आप किसी को पुश या पुल नहीं कर सकते। दाराकारक कुंडली के नवम भाव यानी 9th हाउस में। नवम भाव होता है मेरी स्पिरिचुअलिटी का, पिताजी का, लंबी यात्राओं का, विदेश का। तो अगर मेरा दाराकारक 9th हाउस में जाएगा तो मेरे पार्टनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, समझिए। आपका पार्टनर पहले तो फिलोसॉफिकल होगा, स्पिरिचुअल होगा, आइडियलिस्टिक होगा। उसको ज्ञान की बातें करना, प्रीच करना, जीवन में बड़ी-बड़ी बातें जिसको बोलते हैं, उसमें अच्छा लगता होगा, क्योंकि ऐसे लोग बड़े मैच्योर भी होते हैं। जीवन में काफ़ी कुछ उन्होंने समझा होता है, काफ़ी चीज़ों को सहा होता है और काफ़ी ज्ञान भी एकत्रित किया होता है। इसलिए उनकी आदत हो जाती है कि लोगों को समझाएँ। कोई गलत राह पे जाता हुआ दिखता है, कोई एडवाइस माँगे या ना माँगे, ये दे देते हैं। तो अब ये अच्छी क्वालिटी है या बुरी, वो आप देखिए, मुझे कुंडली मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इनके अंदर थोड़ा ज्ञान बाँटने की आदत होती है। हायर एजुकेशन का हाउस है, हायर एजुकेशन में रुचि होती है और शादी के बाद पॉसिबिलिटीज़ भी होती है कि ये हायर एजुकेशन परस्यू करे, क्योंकि पढ़ाई में इनका रुचि जो है ज़िंदगी भर जीवन पर्यंत बनी रहती है। ये हमेशा कुछ न कुछ नॉलेज की खोज में लगे रहते हैं कि इनको और नॉलेज मिल जाए, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो या बुक्स रीडिंग हो, क्योंकि फॉर्मल पढ़ाई ही ओनली वे नहीं है अपने ज्ञान को एकत्रित करने का। हो सकता है आपको बुक रीडिंग का शौक हो, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप 70 साल की उम्र में आप यूनिवर्सिटी में जाके कर रहे हो। हो सकता है किसी का बचपन से किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होता हो, तो वो सोने से पहले 5 पेजेज़ ज़रूर पढ़ता है। ये आज के ज़माने के हिसाब से होता है। उसके बाद धार्मिक चीज़ों में बहुत झुकाव होगा, पूजा-पाठ, तीर्थ यात्राओं पे जाना, इनका शौक होगा। सो अगर शॉर्ट टर्म या एक एक वर्ड में बोलूँ तो रिलीजियस लोग होते हैं ये बहुत। पूजा-पाठ, तीर्थ यात्रा, भगवान से डरना, गॉड फियरिंग लोग होते हैं। ट्रैवल करना इनको पसंद है, लंबी यात्राओं पे जाना पसंद होता है, विदेश जाना पसंद करेंगे। हो सकता है इन्होंने एक रूल बनाया हो कि साल में 1 बार तो विदेश जाना है या घूमने जाना है अपने घर से काफ़ी दूर, आस-पास में ये बिलीव नहीं करते। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का ये हाउस है। मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं इनकी। गलत काम को ये करते नहीं हैं, ना ही करते होते हुए देख सकते हैं। किसी ने इनके सामने गलत काम किया तो ये उसकी खाट खड़ी कर देते हैं। तो इनके सामने कोई गलत बात नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मेंटर लाइक पर्सनैलिटी होती है। मैंने बोला शुरू में कि हमेशा सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे, मेंटर बनेंगे, उसके टीचर बनेंगे, गुरु बनेंगे। समझाने की कोशिश करेंगे, समझता है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने अपना काम कर दिया, बाकी सामने वाले की मर्ज़ी। और सच्चाई की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। ये तो था स्वभाव आपके पार्टनर का दारा कारक 9th हाउस में है। आपका रिश्ता इनके साथ कैसा होगा? रिश्ता तो जी बहुत बढ़िया वाला होने वाला है, क्योंकि इनका बिलीफ ही सिस्टम ही ऐसा है जो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हो, पॉजिटिविटी के ऊपर टिका हुआ। भगवान की खोज, पूजा-पाठ, एजुकेशन, ज्ञान, दूसरों को समझाना, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हर इतना मैच्योर इंसान आपको मिलता है कि जो सिर्फ़ पॉजिटिव बातों पर ही बात करता है, उसको नेगेटिव बातें सुननी ही नहीं है। ब्लेसिंग है, ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनका दारा कारक 9th हाउस में आ जाए। लॉन्ग डिस्टेंस या इंटेलेक्चुअल रिश्ता होता है इनका। हो सकता है ऐसे लोगों के जीवन में आप किसी को प्यार करते हो, आपके जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। अ, पूजा-पाठ तो मैंने आपको बताया ही, हो सकता है आप किसी मंदिर में मिल जाएँ, ये हो सकता है। रिश्ता आपका जब जुड़े तो हो सकता है किसी तीर्थ स्थान पर, मंदिर में आपने एक-दूसरे को देखा हो, वहाँ से आपके जीवन में बात बढ़ी हो और फिर वो रिश्ता हुआ हो आपके जीवन में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। एक-दूसरे को इंस्पायर करेंगे ये लोग, क्योंकि ज्ञान बहुत है। सामने वाले से भी उम्मीद वही है कि भई मुझे भी पार्टनर ज्ञानी मिले, तभी जोड़ी अच्छी बनती है। एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आगे बढ़ो जीवन में, ज्ञान लो, और अचीव करो। मोटिवेट करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। अ, कभी-कभी गुरु-शिष्य जैसा बॉन्ड हो जाता है इनका कि ज़्यादा ही प्रीच कर देते हैं और अपना जो सामने वाला पार्टनर है इनका,
वो फिर एक उसको लगता है कि मेरे गुरु क्यों बन रहे हैं, ये मेरा पार्टनर है, ये गुरु क्यों बन रहा है मेरा, वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम या चुनौतियाँ आ जाती हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं, एडमिरेशन देते हैं सामने वाले को, वो तारीफ़ करते हैं और रिस्पेक्ट तो इक्वली इनको देना ही देना है, गुरु से प्रभावित होते हैं, 9th हाउस गुरु का होता है। फ्रीडम इनको चाहिए, इंडिविजुअलिटी इनको अपनी पहचान चाहिए, ये इनकी बेसिक नीड्स हैं। अगर आपने इनको फ्रीडम नहीं दी, इनको इनकी आइडेंटिटी बनने से रोका कि नहीं आप घर के बाहर मत जाइए या आप ये काम मत करिए, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम रिश्ते में आ सकती है। हायर एजुकेशन के लिए जाते ही जाते हैं या इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं इनके साथ में? ओवर आइडियलिज़्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। हम सब इंसान हैं, हम पॉज़िटिव बातें भी करते हैं, हम नेगेटिव बातें भी करते हैं। हमें तारीफ़ करना भी पसंद है, हमें चुगली करना भी पसंद है। अगर ये मिक्स नहीं होगा ना जीवन में, तो मज़ा नहीं है। ये मेरा थोड़ा-सा पर्सनल व्यू भी है कि जो लोग बहुत ओवर आइडियलिस्टिक हो जाते हैं ना हर चीज़ के अंदर, तो जीवन से रस चला जाता है। निंदा जो रस है ना, वो भी एक रस है। थोड़ा-सा वो भी होना चाहिए फ्लेवर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अति में होना चाहिए। 100 में से 2% तो निंदा रस भी होता है, तभी जीवन में रस आता है। नहीं तो 98% पॉज़िटिव्म आइडियलिज़्म ठीक है, 100% आइडियलिज़्म में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जीवन एक नीरस हो जाता है, आप फिर साधु बन जाओगे। फिर आप जो एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो शादी के अंदर, वो नहीं आएगी। निंदा रस भी बहुत अच्छा होता है। 2% 4% जीवन में वो होना चाहिए। इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस। हमेशा किसी को भी पसंद नहीं है हमेशा ज्ञान की बातें सुनते रहना। वो कोई इंसान अगर पूजा भक्ति करता है, तो वो मूवी देखने भी जाता है जी, वो पार्टी में भी जाता है जी, अपना जीवन को मिक्स करता है। अगर आप केवल भक्ति ही भक्ति करते रहोगे तो परिवार चलेगा कैसे? मैरिज जो आपका एक रिश्ता है, ये अलग रिश्ता है। ये केवल पूजा भक्ति से ही या केवल एजुकेशन से नहीं चलता है। इसकी अलग डिमांड्स हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, अपना परिवार बढ़ाना होता है। सो ओवर आइडियलिज़्म कभी-कभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं पार्टनर के साथ में कि मेरे पार्टनर को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तुम मेरे पार्टनर हो, मैं ऐसा हूँ तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। कभी-कभी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, चाहे सामने वाला वैसा हो ना हो, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो करे और इस चक्कर में लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, चुनौतियाँ आ जाती हैं साहब जीवन में। थोड़े रिजिड होते हैं इनको मॉरल्स के कि मैं साहब ज़िंदगी में रिश्वत नहीं लूँगा। अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। शायद मेरा एग्ज़ाम्पल सही नहीं है, जस्ट एकदम से थॉट में आया। मैं जीवन में रिश्वत नहीं लूँगा। बिल्कुल लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये लेकिन रिजिड होते हैं बिल्कुल उसके लिए। अगर जान पे भी बना है तो ये रिश्वत नहीं लेंगे, जान दे देंगे। मेरा एग्ज़ाम्पल गलत है, मुझे पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस चीज़ को सेट कर लेते हैं, फिर इनकी जान पर भी बन जाए या कुछ ऐसा भी आ जाए जहाँ पर इनको अगर ये फ्लेक्सिबल हो जाते तो चाहे चीज़ें बेटर हो सकती थी, ये नहीं हिलेंगे, ये डिगेंगे नहीं उस चीज़ से। एग्ज़ाम्पल को मेरे इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन आप हो सकता है मेरी भावनाओं को समझ गए हों। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनके अंदर थोड़ा-सा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं साहब, ज़िंदगी में पढ़ाई करी है, नेगेटिव बात कभी करी नहीं और हायर एजुकेशन ये लेते हैं, किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हूँ और इनको ये शो ऑफ करने का भी एक आदत होती है, हैबिट होती है और ये चीज़ें सामने वाले को बुरी लग सकती हैं कि यार ये व्यक्ति ना हमेशा अपने आप को बहुत तोप समझता है। मैं बहुत हल्की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे आम जीवन में यूज़ होती है कि अपने आप को ये बहुत तोप समझता है। लेकिन मैं अपनी भाषा को इसलिए यूज़ करता हूँ कि सामने वाले को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे वीडियोज़ के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये डे टू डे की लैंग्वेज है। अपने आप को बहुत बड़ा समझना मैं यूज़ करता, वो भी आप समझ जाते, लेकिन अपने आप को तो समझना आप उससे शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाए होंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बिलीफ सिस्टम में टकराव हो जाते हैं साहब, आप टकरा जाओगे एक-दूसरे से कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। तो ये झगड़े हो जाते हैं, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। रेमेडीज़ क्या हैं? रेमेडीज़ ये हैं कि थोड़ा-सा आपको रिजिड ना होके फ्लेक्सिबल होना होता है। ओवर आइडियलिज़्म आपके लिए अच्छा नहीं है। एक मेंटेन करें बैलेंस पार्टनर्स के बीच में। जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि पूजा भी ज़रूरी है, पार्टी भी ज़रूरी है, फंक्शन भी ज़रूरी है, मूवी भी ज़रूरी है। हर चीज़ का एक मिक्स बना के रखना ज़रूरी है। अपने मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, किसी गलत चीज़ को मत करिए, लेकिन जीवन में अगर आप सारे रंग नहीं मिलाएँगे तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। एक या तो सफ़ेद रंग बन जाएगा या काला रंग बन जाएगा और जीवन
एक रंग का लाइफ जो है वो अच्छी नहीं होती है। प्रैक्टिकल बनिए थोड़े से बिलीफ सिस्टम के चक्कर में अपने आप को रिजिड मत बना लीजिए। आप कमिटमेंट है, आपके पास एजुकेशन है, आप बहुत मैच्योर होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से बचेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सद्गुरु एग्ज़ाम्पल हैं, धारा कारक 9th हाउस का। आप जानते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे संत हैं हमारे समाज के, अच्छी बातें करते हैं। मैं उनके पर उस जीवन में नहीं जाऊँगा, विवाहित जीवन में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप ट्रेड्स मैच कर पा रहे हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। दारा कारक कुंडली के 10th हाउस यानी दशम भाव में क्या होगा? दारा कारक जब 10th हाउस में होगा, 10th हाउस किस चीज का है? मेरे प्रोफेशन का है, मेरी सक्सेस का है। तो जब मेरा पार्टनर का कारक का प्लेनेट वहां बैठ जाएगा, यानी ऐसा पार्टनर मेरा मेरे जीवन के प्रोग्रेशन में सहायता करेगा प्रोफेशनली। उसका जीवन में सपना होगा कि मैं अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को जीवन में आगे लेकर जाऊं, उसका करियर में तरक्की हो और मैं उसका सपोर्ट सिस्टम बनूं। ये उसकी भावना होगी। ये आपके जीवन साथी की क्वालिटीज हैं। अगर दारा कारक होता है 10th हाउस में, बहुत ही एम्बिशियस होगा, उसके अपने सपने होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होगा और गोल ड्रिवन होगा। जीवन में लक्ष्य साधेगा, उसके बाद लक्ष्य बनाएगा और उनको साधेगा, जो भी आपका पार्टनर होगा। क्योंकि ये लोग अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमेशा सेट करके ही रखते हैं। बताएंगे नहीं, लेकिन सेट होते हैं इनके दिमाग में कि मुझे अगले 2 साल में यहाँ पहुंचना है, 4 साल में वो करना है और उसको पाकर ही रहते हैं। करियर को हमेशा प्राथमिकता देना कि मेरे करियर में मेरे क्या होगा, मैं ज़िंदगी में ये मेरा प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, मुझे इस एज तक ये प्राप्त करना है, ये सारे इनकी प्लानिंग दिमाग में हमेशा चलती रहती है। डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पब्लिक इमेज को लेकर ये भी बहुत कॉन्शियस होते हैं 7th हाउस की तरह। पब्लिक में मेरी इमेज कैसी जा रही है, क्योंकि इनको अपने जीवन जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। अगर पब्लिक में आपकी इमेज खराब हो गई तो आगे बढ़ने पे आपको जनता भाव नहीं देगी और आपको फिर वो आपके जीवन में एक बॉटलनेक या परेशानी बन सकती है। इसलिए पब्लिक इमेज को लेकर ये बहुत कॉन्शियस होते हैं। इमोशनली बड़े ही रिजर्व्ड होते हैं, एकदम से ओपन अप नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने हाय हेलो करा और आपकी दोस्ती हो गई, शाम को ये आपके साथ डिनर पे चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपकी 4 बार मीटिंग होगी, आपको समझने की कोशिश करेंगे आपकी कि आप कैसे हैं, आपका नेचर है या मेरा नेचर उनके साथ मेल खाएगा, नहीं खाएगा। जब तक ये एंश्योर नहीं कर लेंगे, आपके साथ दोस्ती में आगे नहीं बढ़ेंगे। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। ये ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो बोल्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, जिनके गोल्स होते हैं जीवन में। इनको अगर लगा कि आपके जीवन बस कट रहा है, जीवन में कोई गोल नहीं है, तो ये वहाँ से कट लेते हैं। इनको आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनको अपनी सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग चाहिए। ये खुद बोल्ड हैं, एम्बिशियस हैं, सामने वाला भी बोल्ड और एम्बिशियस होना चाहिए। प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस का इनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ रियलिस्टिक है, मैं ये करूँगा या करूँगी और ये नहीं है तो वो काम ये नहीं करेंगे। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, प्रोफ़ेशन का हाउस है, काम का हाउस है, ऐसे लोग ऐसे लोगों का स्पाउस जो है वर्कोहॉलिक हो सकता है। आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्री वाले जनरली आपको वर्कोहॉलिक मिलेंगे। वीकेंड पे काम कर रहे हैं, नाइट में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, काम ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दारा कारक 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये 24/7 या प्रोडक्शन वाले भी कभी-कभी बहुत काम करते हैं। ऐसे तो बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, मेरे दिमाग में आईटी आया, प्रोडक्शन आया तो मैंने उनके एग्ज़ाम्पल दे दिए। बुरा मत मानिएगा, मुझे कमेंट करके बताइए और कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है या ओवरनाइट, ओवरटाइम हर समय काम ही काम लगा रहता है। गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, रेलवे में आप देखिए 24/7 काम चलता है। पायलट्स होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसी। स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज़ होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बिना एम्बिशन, बिना गोल्स उसकी चीज़ों के ये आगे नहीं बढ़ते। इनकी प्रकृति क्या होती है? करियर और गोल से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है इनका। जब ये आपके जीवन में आते हैं तो चाहते हैं कि दोनों को सक्सेस मिले, दोनों का करियर अच्छा चले। इनकी अपनी डेफ़िनिशन होती है अच्छे की या सफलता की और सबकी अपनी-अपनी डेफ़िनिशन होती है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को डेज़िग्नेशन चाहिए, किसी को अपने घर के पास रहते हुए काम करना है, चाहे कम पैसे में करना पड़े, तो सबकी सक्सेस की अलग-अलग डेफ़िनिशन है। लेकिन ये एन्श्योर करते हैं कि आप जो भी फ़ील करें, सैटिस्फाइड फ़ील करें अपने काम से। आपको लगे कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था, मैं वो कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। एक-दूसरे को प्रोफ़ेशनली सपोर्ट करते हैं। मैंने बताया ये सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इनका नेचर है। आपकी जो रिलेशनशिप होगी, आपका पार्टनर आपको प्रोफ़ेशनली सपोर्ट करेगा। ये बात लिख के रख लीजिए। ऐसे लोगों को मैं सलाह भी देता हूँ कि अगर आपका एक पार्टनर आप वर्किंग हो, आपका पार्टनर वर्किंग नहीं है,
तो उनको अपने जीवन में लेकर आइए किसी ना किसी रूप में। अगर आप बिज़नेस करते हैं, उनके नाम से बिज़नेस करिए, या अगर वो इतने एजुकेटेड हैं कि आपको वो एक्टिवली इन्वॉल्व होके सपोर्ट कर सकें, उनको लेकर आइए। ये लोग एन्श्योर करेंगे कि आप सक्सेसफुल हों। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एम्बिशन इनके अंदर होते ही हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ये हमेशा उम्मीद करते हैं और देते भी हैं। स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड रिलेशनशिप होती है। आपकी रिलेशनशिप जो है वो मेसी नहीं होगी। चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी रिलेशनशिप के अंदर कि हम अपने जीवन में इतने घंटे काम को डिवोट करेंगे, इतना पर्सनल लाइफ होगी, साल में एक बार हम वहाँ जाएँगे। हर चीज़ सेट है, स्ट्रक्चर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सक्सेस को साथ पाने की चाह बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब एक होता है इंसान सेल्फिश हो जाता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरा पार्टनर हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो प्राणी है जो चाहता है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर भी सक्सेसफुल हो। कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन द सिंपल वर्ड्स। दिस इज़ वेरी बिग थिंग, समबडी एल्स इज़ वांटिंग योर सक्सेस, समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू बी सक्सेसफुल। कितने कितने लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा ऐसा बिलीव करते हैं, इवन भाई-भाई, भाई-बहन, पति-पत्नी नहीं करते। ये लोग आपकी ज़िंदगी में ऐज़ ए गॉड्स एंजल्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान ने इनको भेजा आपके ज़िंदगी में, जो आपकी सक्सेस की चाह रखते हैं। लॉन्ग टर्म विज़न होता है इनका, तो आपकी पार्टनरशिप जब होगी, तो लॉन्ग टर्म इनके गोल डिसाइडेड होंगे, आप दोनों मिलके उनको अचीव करोगे। चुनौतियाँ क्या हो जाती हैं? इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं साहब, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। सो इमोशंस को ये लाने नहीं देते, जिसकी वजह से थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इमोशंस और रियलिस्टिक जो होना, दोनों का बैलेंस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर इमोशनल होना या ओवर रियलिस्टिक होना भी सही नहीं है। दोनों का एक मिक्स बनाना पड़ता है। टाइम की इनके पास हमेशा कमी रहती है, क्योंकि ये वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की जो एक कोट अनकोट चीज़ होती है, वो इनकी ज़िंदगी में नहीं होती। अगर आपको कहते भी हैं लोग, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बड़े-बड़े महापुरुषों ने कहा है, बड़े-बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन ने भी बोला है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आपको फेम चाहिए, पैसा चाहिए, भूल जाओ इस चिड़िया का नाम, एक चीज़ तो आपकी सैक्रिफाइस होगी। जैक मा जो चाइना के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बोला है कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि नारायण मूर्ति जी कभी भी घर पे टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने इन्फोसिस खड़ी करी थी। तो बहुत बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप उससे मुझसे एग्री कर भी सकते हैं या उनसे एग्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप क्या सोचते हैं। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही सक्सेसफुल हैं। जहाँ पर सक्सेस आती है, एरोगेंस भी आता है, ईगो भी आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो ईगो में ना बदल जाए और आपके क्लैशेस पार्टनर्स में ना हो जाएँ। ओवर प्लानिंग करते हैं, कभी-कभी लाइफ़ को अपने आप से भी चलने देना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल भी मानना है। लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी है। अ, चीज़ें जब हमेशा प्लान करके चलोगे और चीज़ें नहीं हुई उस तरीके से, तो आप परेशान हो जाओगे। कभी-कभी लाइफ में चीज़ों को छोड़ दो, जो जैसा हो रहा है होने दो। कभी-कभी भगवान के प्लान्स होते हैं, आपके प्लान्स नहीं होते। चाहे वो आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन आगे चल के आप रियलाइज़ करोगे कि अगर वो उस टाइम पर वो ना हुआ होता, तो आज मैं ये यहाँ पर नहीं होता। इसलिए कुछ चीज़ों को भगवान का प्लान मानकर छोड़ देना चाहिए। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैंने सोचा है, मुझे पाना है, मुझे उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि हर चीज़ आपकी प्लान्ड है, कुछ उसमें भगवान ने चेंज कर दिया। अब आपको ये नहीं पता कि मैं उसके साथ फ्लेक्सिबल कैसे हूँ, स्पॉन्टेनियस कैसे हूँ, नई चीज़ कैसे ऐड कर दूँ, क्योंकि वो आपको नहीं आता। आपको हमेशा से प्री प्लानिंग करनी आती है, इसलिए लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाती है। सेलिब्रिटी साहब कौन-कौन है? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा। नीता अंबानी जी भी उतनी ही इन्वॉल्व्ड हैं। मुकेश अंबानी जी के साथ में उनका अपना प्रोफ़ेशन है, उनके पति का अपना प्रोफ़ेशन है, लेकिन दोनों ही एक्टिव हैं अपने-अपने प्रोफ़ेशंस में। और जहाँ तक हमें बाहरी दुनिया में दिखता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों एक-दूसरे के सक्सेस में पार्टनर हैं। आप मुझे बताइएगा कितना आप कोरिलेट कर पाते हैं मैंने जो क्वालिटीज़ बताई हैं, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी के साथ में। रेमेडीज़ क्या होंगी? रेमेडीज़ यही है कि अ, आपको थोड़ा-सा इमोशन का मिक्स रखना है रियलिज़्म के साथ में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना लाना है, एरोगेंस नहीं रखना है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ओवर पावर कर सकते हैं, तो आपका जीवन बहुत आराम से कट सकता है। ये था
दाराकारा कुंडली के 11th हाउस में यानी 11वां भाव। 11वां भाव है मेरी सोशल लाइफ का, मेरे बड़े भाई बहन का, मेरी इच्छा पूर्ति का। अब मेरा दाराकारा की 11th हाउस में बैठ गया तो क्या होने वाला है, मुझे समझिए पार्टनर के ट्रेट्स, कैसा होगा उसका स्वभाव। मेरा पार्टनर होगा जिसको अपना सोशल सर्किल होगा, जिसको दोस्तों के साथ रहना पसंद होगा, बहुत फन लविंग होगा और उसको नॉटीनेस होगी, एक चंचलता होगी, दोस्तों के साथ घुलना-मिलना, बाहर जाना, ट्रैवल करना, ये सब उसकी आदतों में ज़रूर होगा। फ्रेंडली, आउटगोइंग और सोशल अगर 3 शब्दों में डिफाइन करूँ तो। लार्ज फ्रेंड सर्किल होगा, ये कन्फर्म है क्योंकि आप सोशल मीडिया भी 11th हाउस से देखते हो। अगर आपको सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होना है तो 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वही अगर आपका दारा कारक वहाँ बैठ गया तो आपका और सोशल सर्किल, सोशल मीडिया, सोशल सर्किल दोनों चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। आपके पार्टनर का लंबा-चौड़ा सोशल सर्किल होना ही होना है। उनको सोशल मीडिया का भी शौक हो सकता है। बहुत ही मानवता होगी इनके अंदर, ये बहुत हेल्पफुल होंगे लोग, इनके दोस्त इनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होंगे। अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि वगैरह नहीं है तो धोखा नहीं मिलेगा। ये दूसरों का सपोर्ट करेंगे, इनके अंदर एक मानवता का गुण होगा कि दूसरों की हेल्प करनी है। जब किसी को इनकी ज़रूरत है तो ये वहाँ खड़े हैं तैयार हेल्प करने के लिए, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हुए हों। इमोशनली ओपन होते हैं, दोस्तों की सहायता करते हैं, दूसरों के इमोशन से ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए इनके जीवन में बहुत दोस्त होते हैं। ये बात समझ लीजिए, जो लोग इमोशनल हैं, उनके ही दोस्त होते हैं, जो लोग इमोशनल नहीं हैं, उनके दोस्त उसी कंडीशन में हो सकते हैं अगर वो बहुत पैसे वाले हैं। अगर आपके पास इमोशंस नहीं है, यू कैन नॉट कनेक्ट विद अदर्स, आपके दोस्त नहीं होंगे, आप सोशली आइसोलेटेड वर्ड सही नहीं होगा, लेकिन अकेले आपको रहना ज़्यादा पसंद होगा, आप रिज़र्व नेचर के होंगे और लोग भी आपके पास नहीं आएँगे क्योंकि आप इमोशन शो नहीं करते। आपको दोस्त बनाने के लिए इमोशंस लाने पड़ते हैं, तभी आपकी दोस्ती बनती है। बहुत साधारण सी और सिंपल बात है। ऐसे ऐसे लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं। आपके पार्टनर को भी ग्रुप में रहना, ग्रुप में आउटिंग पे जाना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना, डिनर करना, लेकिन ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जाएँ, ये साथ पसंद करते हैं। कभी-कभी डिटैच्ड भी हो जाते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है लोगों के साथ में, तो किसी की बात बुरी लग गई, कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ के और आइसोलेशन में चले गए, डिटैच हो गए। ये व्हिच इज़ नॉर्मल, सबके साथ होता है। इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। इनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, ये इनके अपने अपने विचार हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे तो ये परेशान हो जाएँगे क्योंकि इनके पास सलाह देने के लिए 1000 लोगों का ग्रुप है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जितने दिमाग, जितनी बातें, उतना कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसलिए ये अपने थॉट प्रोसेस पे चलते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। सपोर्टिव होते हैं और एनकरेजिंग होते हैं। सपोर्टिव तो होते ही हैं, तभी तो इनके इतने सारे दोस्त हैं। सपोर्टिव ना होते तो दोस्त भी ना होते, बहुत सिंपल सी बात है। इनका और आपका रिश्ता कैसे होगा? ये ऐसा रिश्ता है जो शायद दोस्ती से शुरू हुआ हो और बाद में संबंध में बदल जाए। पहले दोस्त बने होंगे, फिर फियांसे बने और फिर स्पाउस बन गए, या दोस्त बने और स्पाउस बन गए। हमेशा आपके रिश्ते की शुरुआत में बहुत पॉसिबिलिटी है या ये हुआ हो। चाहे आप सोशल मीडिया पे दोस्त बने हों, किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू बने हों दोस्त, दोस्ती का एलिमेंट ज़रूर आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप दोनों के म्यूचुअल गोल्स होंगे, आपको आपके अंदर एम्बिशन होगा कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। सोशल लाइफ में आप बहुत एक्टिव होंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ दोनों में आप दोनों आपका पार्टनर तो बहुत 100% बहुत एक्टिव होगा। फ्रीडम पसंद होंगे, इंडिविजुअलिटी पसंद है। फ्रीडम पसंद क्यों है? क्योंकि अगर आपको दूसरों के साथ घर से बाहर टाइम स्पेंड करना है तो आपको फ्रीडम चाहिए, किसी की रोक-टोक आपको पसंद नहीं है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए फ्रीडम तो लगेगी ही लगेगी। इमोशनली सपोर्टिव होते हैं, दूसरों को ज़रूरत है आपकी, आप तैयार हैं और इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं। शेयर्ड नेटवर्क्स होता है, शेयर नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क होता है साहब, और कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं तो काम भी आसानी से करा लेते हैं क्योंकि हर फील्ड में इनका एक जानकार है। कोई प्रॉब्लम हुई, फ़ोन करा, प्रॉब्लम सॉल्व। इस टाइप के इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लाइट हार्टेड होते हैं, फन लविंग होते हैं, मज़ाकिया अंदाज़ होता है, हल्की-फुल्की बातें करना, नॉटीनेस, चंचलता, मैंने पहले ही इसके बारे में बात की है। म्यूचुअल एडमिरेशन होता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं और यही इनकी उम्मीद भी होती है, वो हर इंसान की उम्मीद होती है। मैं इज़्ज़त कर रहा हूँ तो सामने वाला भी करे, और ये करते हैं इसलिए इनका इतना बड़ा सर्कल भी होता है। चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं आपके जीवन में? क्योंकि ये इमोशनली डिटैच हो जाते हैं कभी-कभी, ज़्यादा लोगों से मिलने के बाद इनको एक लगता है कि मुझे एक पीरियड चाहिए जहाँ पर ये डिटैच हो जाएँ, किसी किसी बात का बुरा लग गया, कुछ हो गया, डिटैच हो गए। अब ये आइसोलेशन में चले गए, इनको उस फ़ेज़ से बाहर लाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है।
आप इनको बाहर लाना चाहेंगे लेकिन ये बोलेंगे नहीं मेरा बस हो गया, मैं ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करूँगा या करूँगी। फिर जब एक सर्टेन टाइम निकल जाता है, इनका मी टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद ये फिर वापस अपनी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। ओवर सोशलाइज़िंग कर लेते हैं जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ़ में इनके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परिवार वाले कभी-कभी नाखुश भी हो सकते हैं। प्राइवेसी की कमी होती है क्योंकि आप हमेशा दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके रखते हो अपनी लाइफ़ में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ज़िंदगी में अपने दोस्तों को अपने घर पर इनको ये घर पे दिन शुरू हुआ, इनका पार्टनर बाहर गया अपने जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, घर पे अगर अकेले हैं, तो ये किसी न किसी दोस्त को बुला लेंगे क्योंकि ये अकेले बैठ ही नहीं सकते। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में ऐसे लोग देखे हैं। इनको एक व्यक्ति अपने घर पर चाहिए जिससे ये बात कर सकें, चाहे सिर्फ़ ये खाली बैठे-बैठे पॉपकॉर्न ही क्यों ना खा रहे हों, इनको एक बंदा चाहिए ही चाहिए, ये अकेले नहीं बैठ सकते। सुपरफिशियल बॉन्डिंग होती है इनकी, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हो सकते हैं, ये थोड़ी बहुत चुनौतियाँ हैं जो जिनसे बचा जा सकता है। लैक ऑफ डेप्थ होती है कभी-कभी क्योंकि इंडिपेंडेंट विचार तो हैं लेकिन आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं, इस चक्कर में आप कभी-कभी लैक ऑफ डेप्थ हो सकती है, आपके विचारों में थोड़ी गहराई की कमी हो सकती है। स्कैटर्ड फोकस जब सोशलाइज़ ज़्यादा करते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, दिमाग है आपका घूमने में, इसमें, उसमें। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बाहर घूमना, सोशलाइज़ करने को गलत नहीं बोल रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आपका अटेंशन ज़रूर डेविएट होता है, इसलिए आपका फ़ोकस कम हो जाता है, स्कैटर्ड फ़ोकस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये छोटी-मोटी चुनौतियाँ हैं आपके जीवन में क्योंकि ये आएँगी ही, क्योंकि आपका नेचर है। अगर आप फ़ोकस्ड होंगे, तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे, अगर दोस्त हैं जीवन में, तो थोड़े-से फ़ोकस में कमी आ सकती है। कौन है साहब ऐसा? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर और शिवानी उनकी जो पार्टनर हैं, काफ़ी उनका आउटगोइंग नेचर है, पार्टीज़ करना, ये सब करना। अ, आप बताएँगे मुझे कमेंट करके कि उनके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सलाह क्या है? सलाह यही है कि हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। सो सोशलाइज़ भी करिए, पर्सनल लाइफ़ में भी अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। इमोशनली डिटैच मत हो जाइए क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप हर्ट भी नहीं होंगे ईज़िली और फिर आपका जो फ़ेज़ होता है इमोशनली डिटैच होने का, वो भी नहीं आएगा। थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए, अनरियलिस्टिक चीज़ों से अनरियलिस्टिक अपनी होप मत रखिए कि मैंने किसी के लिए करा है तो सारी दुनिया आपके लिए चाँद-तारे तोड़कर लेकर आ जाएगी, वो सब नहीं होने वाला। ड्रीम्स ड्रीम्स को अपने रियलिटी से जोड़कर रखें। जेलेसी हो सकती है, 4 लोगों का सर्कल है, किसी ने कुछ करा, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, किसी ने बहुत महँगे पहने, अब आप उससे जेलस हो सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आपका पार्टनर भी आपको उतनी ही महँगी चीज़ दिलाए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो। जेलसी की एक भावना आ सकती है। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि जब आप सर्कल में बैठते हो, लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट तरीके के हैबिट्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है आप भी उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रेप्लिकेट करें और अगर आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। दारा-कारक कुंडली के 12th हाउस यानी 12वें भाव में और जो कुंडली का हमारा आखिरी भाव होता है। किस चीज़ का होता है 12th हाउस? 12th हाउस होता है अकेलेपन का, विदेश का, खर्चों का, लॉस का, हमेशा रिज़र्व रहने का। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में आ जाएँगी, तो क्या क्वालिटीज़ होंगी अगर आपका दारा-कारक 12th हाउस में होगा? आपका पार्टनर जो होगा उसे अकेले रहना पसंद होगा। आइसोलेशन का हाउस है, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं होगा, घर पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहेगा, बाहर के बनस्पत। ये उल्टा होगा 11th हाउस का। 11th हाउस वाला पार्टनर बाहर जाना चाहता है, ये वाला घर पर रहना चाहता है। स्पिरिचुअल होगा, मोक्ष का हाउस है। कहते हैं ना 12वें हाउस में मोक्ष मिलता है केतु हो तो। मोक्ष का हाउस है। स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, पूजा-पाठ करेगा, इसका ध्येय वही होगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए। हमेशा अपने भगवान को याद करना, इंट्रोवर्ट रहना, ये सारी इनकी क्वालिटीज़ होंगी। आर्टिस्टिक होगा मतलब बहुत ही कलात्मक होगा, क्रिएटिविटी दिखेगी आपको इनके अंदर, क्योंकि जो लोग अपनी एनर्जी को प्रिज़र्व करते हैं, ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन भी है, जो लोग अपनी एनर्जी को प्रिज़र्व करते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग, बहुत ज़्यादा एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी उनकी लॉस्ट हो जाती है। ये लोग बड़े फ़ोकस्ड होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। कभी-कभी इनको अच्छा लगता है कि ये अकेले नेचर में भाग गए, जंगल में भाग गए 1 हफ्ते के लिए।
किसी साधना के लिए चले गए, किसी 15 दिन के कैंप में चले गए। ये इनकी आदत होती है क्योंकि इनको अकेले रहना है, इनको दूर जाना है हमेशा दूर वर्ल्ड से, इनके अंदर ये होना ही होना है। हीलिंग में, सेवा में इनको इनकी बहुत रुचि होती है, सेवा का भाव है, हीलिंग का भाव है, तो ये सारी आदतें इनके अंदर आती हैं। बाउंड्रीज़ की कमी होती है, बियॉन्ड होते हैं ये, बाउंड्री लेस होते हैं। विदेश क्या होता है? विदेश होता है 12th हाउस जो है विदेश का हाउस है, राइट? क्योंकि 4th हाउस हमारी मातृभूमि है, वो एक बंधा हुआ हमारा बाउंड्री है, मेरे देश की बाउंड्री है। अब विदेश जो है वो बाउंड्री लेस हो जाता है, तो इनके अंदर भी असीमितता आ जाती है। ये कोई काम करते हैं तो अति में कर देते हैं। इनको अपनी बाउंड्रीज़ नहीं पता होती, ये थोड़ा-सा एक चैलेंज है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसमें इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इफ दे कैन वर्क ऑन इट, इफ दे नो दे कैन सेट द बाउंड्रीज, नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन ये इनका एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, मिस्ट्री का भी भाव होता है 12th हाउस। सो अगर शॉर्ट में समराइज़ करूँ आपके पार्टनर की क्या-क्या क्वालिटीज़ होंगी, स्पिरिचुअल होगा जो कि बहुत अच्छी बात है। अकेला रहना चाहेगा, ये डिपेंड करता है कि ऐसे लोग, ये गलत तो नहीं है अकेले रहना भी। तो इंसान के अंदर एनर्जी कंज़र्व होती है, बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, बड़े ही आर्टिस्टिक हो जाते हैं। सारी अच्छी बातें हैं, सिर्फ़ देखने का नज़रिया है। किसी के लिए इंट्रोवर्ट होना खराब है, किसी के लिए इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेवा भाव में रुचि होती है। फ़ॉरेन लैंड में हो सकता है कि आपकी मुलाकात इनके साथ हो जाए क्योंकि विदेश का भाव है। अब आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी? रिलेशनशिप में देखते हैं। रिलेशनशिप होगी, आप दोनों का एक कार्मिक बॉन्ड होगा, ये रिश्ता ऊपर से बनकर आया है। बना ज़मीन पर है लेकिन भगवान ने शायद डिसाइड किया, कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। 12th हाउस मोक्ष, भगवान ऐसी चीज़ों को ऊपर से बनाकर भेजता है, ऐसा कहा जाता है। प्रूफ तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। इसलिए कहा जाता है मोक्ष का भाव कार्मिक बॉन्ड से भगवान ने रिश्ता बनाकर भेजा है। कोई पुराना पिछले जन्म का कोई कनेक्शन रहा होगा, उस या कोई कोई कमी पेशी रह गई होगी, पेंडिंग रहा होगा, उसको पूरा करने के लिए आपको इस जन्म में दोबारा से भेजा गया है। इमोशनल हीलिंग से जुड़ा हुआ होगा, प्रिवेसी आपको पसंद होगी दोनों को, आइसोलेशन आपको पसंद होगा। आप होंगे कैंपिंग पे चले गए, पहाड़ों पे चले गए, 15 दिन का कैंप करने के लिए चले गए, दोनों को पसंद होगा। चाहे कहीं ऐसी जगह पर जाएँगे जहाँ अकेला हो बन हो। सोचो आप बीच पर नहीं जाएँगे, यू आर नॉट अ बीच पर्सन, देन यू आर अ माउंटेन पर्सन। और साधना के लिए चले जाएँगे जहाँ पर कोई बोलता नहीं है, 50 लोग साथ बैठे हुए हैं लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है, सब आँखें बंद करके पूजा अपना ध्यान में मग्न है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को बहुत पसंद आएँगी। जहाँ पर भी शोर-शराबा होगा, सोशलिज़्म होगा, वहाँ सोसाइटी होगी, वहाँ से आपका कोई लेना-देना नहीं है। डीप इमोशनल कनेक्शन होगा आप दोनों का। आप समझेंगे एक-दूसरे की बातों को। जैसे एक होता है ना कि एक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने वाले को अच्छे से समझते हैं, वो कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। आप विदेश में सेटल हो सकते हैं शादी के बाद, शायद होंगे शादी के बाद ही। आप शादी के बाद विदेश में सेटल हो सकते हैं या आपका कनेक्शन रहेगा कि आप जॉब वहाँ जीवन भर करें और वापस आ जाएँ अपने देश में बुढ़ापे में या जब भी। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बी अब्रॉड एंड देन कम बैक और यू कैन सेटल अब्रॉड। अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में, प्यार की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अब चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं इस रिलेशनशिप के अंदर वो समझिए। लैक ऑफ क्लैरिटी, कभी-कभी क्लैरिटी नहीं आती है क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिज़्म में जाते हैं ना या आप किसी ऐसी चीज़ में जाते हैं जहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, तो क्लैरिटी की कमी हो जाती है। आपका कुछ असम्पशन हो सकता है, आपके पार्टनर का कुछ और हो सकता है अंडरस्टैंडिंग और वहाँ पर क्लैशेस हो सकते हैं। जब आप अकेलेपन में ज़्यादा जाते हैं ना तो वो अ, आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, सोसाइटी के लिए सोसाइटी उसे अच्छा ना मानती हो। उसकी वजह से आपको ब्लेम किया जा सकता है जिसकी वजह से आपको बुरा लगे और आप पसंद ना करें। फाइनेंशियल लॉस का एक हाउस है, हो सकता है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़े से वीक हों। स्पेंडथ्रिफ्ट यानी खर्चीले हो सकते हैं, फाइनेंसेस को मेंटेन करना आपको आना चाहिए। पहले भी मैंने बताया लोनलीनेस के ऊपर आपको बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। मैं इसको खराब नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी बार-बार बोल रहा हूँ, इस पे काम करिए, सामने वाले को हो सकता है ये चीज़ अच्छी ना लगती हो। कौन से सेलिब्रिटीज़ थे जो इस टाइप के जिनका दारा कारक 12th हाउस में था? ऋषि कपूर, नीतू कपूर। अ, आप जानते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो हमने बात की उनके उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है या नहीं। ये ध्यान रखिएगा वो पब्लिक फिगर थे, तो पब्लिक फिगर तो आपको दिखेंगे जनरली, लेकिन क्या पर्सनल लाइफ़ उनकी कैसी थी? अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा
कि ये बातें उनके ऊपर सही बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। आपके लिए सलाह क्या है? सलाह यही है कि लोनलीनेस और सोशलाइज़ करने में एक बैलेंस बनाइए। बिल्कुल अकेले बैठना भी अच्छा नहीं होता, थोड़े दोस्तों का साथ भी इम्पोर्टेंट है, वही लोग काम आते हैं, परिवार या दोस्त, कभी आपको ज़रूरत हो तो। अकेले रहेंगे तो हर चीज़ आप ओवर इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी ज़िंदगी में और वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि सोसाइटी क्या अपने लिए ही वो अच्छा नहीं है। हम इंसान हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सब लोग घुल-मिल के एक सर्कल बनाकर रहें ताकि अ, एक हैप्पीनेस का माहौल हो, पॉजिटिव वाइब्स हों। अकेलेपन में थोड़ा-सा माहौल गंभीर सा हो जाता है, जो कि नेगेटिविटी तो नहीं है लेकिन डल माहौल हो जाता है और जब 4 लोग होते हैं तो वाइब्रेंट हो जाता है। वाइब्रेंट में रहना चाहते हैं या डल में रहना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। सलाह यही है कि वाइब्रेंट उसको बनाइए। प्रैक्टिकल बनिए, ओवर इमोशनल मत होइए, फाइनेंसेस को अच्छे से मेंटेन करिए। फॉरेन लैंड लैंड जाने की आपकी पूरी-पूरी संभावना है। सो फॉरेन जाने का सपना ज़रूर देखते रहिए। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका दारा-कारा कौन से भाव में बैठा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और चैनल के लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।